हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए हम लोग मैप्स को पढ़ रहे हैं और ये हमारा क्लास नंबर दूसरा है। ठीक है, एक वीडियो हमने ऑलरेडी लिया है 3 घंटे का, उसमें हमने मैप का आधा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है करंट अफेयर को इंक्लूड करके। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर दूसरा है जिसमें हम लोग पूरा थ्योरी को आज कर लेंगे जो बचा हुआ पोर्शन है। उसके बाद फिर एक क्लास और होगा या इसी क्लास में हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे 100 क्वेश्चन के आसपास, ताकि आपका पूरा मैप का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। आपको करना क्या है कि जो पीडीएफ दिया गया है और ये जो क्लास हम ले रहे हैं, 2 क्लास हुआ है, एक क्लास प्रोबेबली और होगा, तीनों क्लास को आपको मल्टीपल टाइम्स देखना है और जो नोट्स दिया गया है उसको बार बार रिवाइज करना है। तो मैप से जो हर साल आपका 2-3 क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं दोस्तों, मेरा नाम राहुल बनवाल है और ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। देखिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट मैप्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, या फिर इंपॉर्टेंट प्लेसेस का, उसको हम लोग 5 टॉपिक में बांट के पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस का प्लेस हो सकता है, या इकोनॉमिक्स रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई घटना हुआ है कोई प्लेस पे तो वो हो सकता है, या फिर कल्चर। तो अभी तक जो है हम आईआर का जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वो पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स का पढ़ चुके हैं, और इन्वायरमेंट में हम लोग जो है बायोस्फीयर ईयर के बारे में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, मतलब प्लेस से रिलेटेड, वो पढ़ चुके हैं। कोरल के बारे में पढ़ चुके हैं पहले से। वेटलैंड न्यूज देख लिए हैं, जियो थर्मल मैप्स ऑफ इंडिया देख लिए, इंडिया रिवर जो न्यूज़ में था वो देख लिए, इंडिया अदर प्लेसेस न्यूज़ देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर बॉडीज़ के बारे में, फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये सारा पोर्शन फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट जो प्लेस है वो देख लेंगे, और इंपॉर्टेंट प्लेस जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है वो देख लेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग 100 से ऊपर एमसीक्यू कर लेंगे पूरा, उसके बाद मैपिंग का क्लास आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ हमने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमने दे दिया। और इंपॉर्टेंट हम लोग जो मैप हम अटैच किए हैं वो भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा। और मैंने आपको बताया है कि वर्ल्ड मैप जो होता है, जो हम एक पेज में आपको दिए हैं, उसको आपको क्या करना है कि अपने टेबल के पास उसको चिपका देना है और उसको बार बार जो है उसको देखते रहना है, तो आपको पूरा वर्ल्ड मैप जो होगा वो याद होगा। ये पीडीएफ ऑलरेडी हमने आपको यहाँ पे जैसे ये वर्ल्ड मैप आपको ऑलरेडी हमने दे दिया है ना टेलीग्राम चैनल पे, इसको आपको बार बार देखते रहना, आपको पूरा कंट्री अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए, तो इंपॉर्टेंट जो वाटर बॉडी जो नदी है वो सब के बारे में देखते हैं जो न्यूज़ में था। तो सीन नदी न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि पेरिस का जो मेयर था उन्होंने बोला कि ओलंपिक के पहले हम इसको साफ़ कर देंगे। तो सीन नदी कहाँ पे है बताइए? ये आपका जो है वो फ्रांस में है, ठीक है, पेरिस में। और ये नदी जो है फ्रांस से होते हुए जो हमारा इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल किस में के बीच में है? तो फ्रांस और ब्रिटेन, फ्रांस और जो है ब्रिटेन के बीच में। ये हमारा फ्रांस है, ये हमारा ब्रिटेन है, तो दोनों के बीच में एक इंग्लिश चैनल है। तो जो सीन नदी है वो आपका यहाँ से निकलती है फ्रांस से, और फिर जाके ये आपका घुस जाती है किसमें? इंग्लिश चैनल में। ठीक है, उसमें गिर जाती है। ठीक, तो इसलिए वो न्यूज़ में था सीन नदी। फिर एक नदी जो न्यूज़ में था उसका नाम है नाइल नदी। नाइल नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो एग्रीमेंट हुआ इस पर नील नदी के पानी को बंटवारा के लिए 9 देशों के बीच में हुआ। कौन कौन सा है वो? बुरुंडी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, डीआरसी बोलते हैं जिसको, इजिप्ट है, इथोपिया है, कीनिया है, रवांडा है, सूडान है, तंजानिया और युगांडा है। ठीक है, ये विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है, और इसको पानी जो है वो विक्टोरिया झील से मिलता है और ये जाके मेडिटेरेनियन सी में गिरती है। अभी हम आपको मैप दिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 इसकी मेन सहायक नदी है ट्रिब्यूटरी, एक वाइट नाइल जो बुरुंडी से और रवांडा से निकलती है, और दूसरा है ब्लू नाइल, वो इथोपिया से निकलती है। तो मैप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये नील नदी है। नील नदी की 2 ट्रिब्यूटरी है। एक ट्रिब्यूटरी जो है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया कहाँ का है? मैंने बताया था आपको, जो तंजानिया, युगांडा और केनिया के जहाँ तीनों कट करता है वहाँ पे है। तो यहाँ से एक वाइट नाइल जो है वो निकलती है। ठीक है, कहाँ से? लेक विक्टोरिया से। ठीक है, और इधर से इथोपिया से, ठीक है, एक ब्लू नाइल निकलती है। दोनों जब मिलती है तो नील नदी कहलाती है, और नील नदी जो है फिर इजिप्ट होते हुए मेडिटेरेनियन सी में मिल जाता है। तो ये हो गया नील नदी के बारे में। ठीक है, 2 धारा है इसका, एक वाइट नाइल है, एक ब्लू नाइल है, दोनों मिलती है और फिर नील नदी का निर्माण करती है, और फिर जाके मेडिटेरेनियन सी में वो गिर जाती है। जो आपका ब्लू नाइल है वो इथोपिया से निकलती है, और जो हमारा वाइट नील नदी है वो आपका लेक विक्टोरिया से निकलती है। उसके बाद यहाँ से देखिए बहुत सारे देश को ये क्रॉस करता है, जैसे युगांडा है, तंजानिया, युगांडा, केनिया, क्योंकि ये भी उसका रेंज में आ जाएगा विक्टोरिया में, तो ये कंट्री हो जाएगा। साउथ सूडान एग्रीमेंट में है, इथोपिया है, फिर सूडान नदी है, फिर इजिप्ट है, तो और बुरुंडी भी है। ये जो छोटा छोटा देश देख रहे हो, ये बुरुंडी, रवांडा, ये सब देश जो है, ठीक है, छोटा छोटा देश ये वाला, तो इसका भी यहाँ बॉर्डर है इधर। ठीक है, मतलब उसका भी पानी वानी इधर है, इसलिए उसको भी शामिल किया गया है इसमें। तो 9 देशों के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको नील नदी के बारे में बता दिया। उसके बाद एक नदी थी नर्वा नदी। ठीक है, ये रूस और इस्तोनिया के बीच में डिस्प्यूटेड है। ठीक है, तो देखो ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर का, ये रूस है,
और यहाँ पे देखो ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन और ये है फिनलैंड, ठीक। और ये छोटा सा जो देश यहाँ पे देख रहे हो वो है इस्टोनिया, उसके नीचे देश है जो है वो है लातविया, ठीक है। मैप में देख लीजिए, वर्ल्ड मैप में। तो देखिए ये हमारा पूरा जो आप पर्पल कलर का देख रहे हो ये पूरा रूस है, ठीक। यहाँ पे है नॉर्वे हो गया, ये स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, ठीक है। ये बाल्टिक सी है, ठीक है, ये वाला पूरा। अब देखो ये हो गया इस्टोनिया, तो एक नदी है जिसका नाम है नेग्रो नदी, ठीक है, जिसका नाम क्या है, नर्वा नदी। नर्वा नदी जो है रसिया और इस्टोनिया के बीच विवाद का कारण बना है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये। फिर है एक है उराल नदी। उराल नदी एक उराल माउंटेन से आपका निकलती है। उराल माउंटेन आपको पता है, उराल माउंटेन यहाँ पे है। ये क्या करता है, यूरोप को, इधर यूरोप है और इधर क्या है एशिया, तो एशिया और यूरोप को अलग करने का काम करता है कौन, उराल माउंटेन, ठीक है। ये जो है आपका फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। तो ये जो एक नदी है, कौन नदी है भाई, उराल नदी। उराल नदी जो है आपका उराल माउंटेन्स निकल के कैस्पियन सी में जाती है और यूरोप की ये तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है वोल्गा और डेन्यूब नदी के बाद। तो हमको देख लेना चाहिए, तो समझ में आ गया आपको। ये हो गया उराल नदी के बारे में, ठीक है, जो इधर से आती है। और देखो यहाँ पे देखिए आप, ये जो कैस्पियन झील है, तो यहीं से उराल नदी ऐसे निकलती है और ऐसे से होते हुए कजाकिस्तान होते हुए यहाँ से जाके, ये कजाकिस्तान का एरिया है, तो कजाकिस्तान होते हुए कैस्पियन सी में गिर जाती है, ठीक है। और ये वोल्गा और डेन्यूब नदी के बाद यूरोप की सबसे तीसरी लंबी नदी है। तो अब हम लोग सबसे पहले यूरोप का देख भी लेते हैं कौन कौन सी वहाँ पे यूरोप में नदियाँ हैं। तो देख रहे हो दोस्तों, ये यूरल माउंटेन है, यहाँ से एक नदी निकल के कैस्पियन सी में जाती है, ठीक है, यही है उरल नदी। उसके बाद वोल्गा नदी है, ठीक है, देख रहे हैं आपको, बहुत लंबी नदी है, यहाँ से होते हुए ये भी जो है कैस्पियन सी में गिरती है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ भी सकता है कि कौन सी नदी कैस्पियन सी में गिरती है, तो हमको दिख रहा है यूरल नदी और वोल्गा नदी। उसके बाद देखो बहुत सारी नदी है, डॉन नदी। डॉन नदी जो इधर से निकल के कहाँ जाती है, ब्लैक सी में। नाइपर नदी इसको पढ़ते हैं, ये भी कहाँ जा रही है, ब्लैक सी में। एक दानूब नदी है, इधर से निकल के ये कहाँ जा रही है, ब्लैक सी में, ठीक। एक रोन नदी है, तो रोन नदी देखो आपका इधर से यहाँ से निकली और ये चली गई कहाँ, मेडिटेरेनियन सी में। तो आपसे पूछ सकता है मेडिटेरेनियन सी में कौन सी गिर रही है। फिर उसके बाद एक है पो नदी। पो नदी जो है वो इटली में बहती है, ठीक। यहाँ से ये निकल के ये आपका एड्रियाटिक सी है, यहाँ पे इसमें जाके गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद सीन नदी हमने देखा फ्रांस में, ये जाती हुई कहाँ, इंग्लिश चैनल में गिरती है। फिर है लोयर नदी, ये भी जाके आपका बे ऑफ बिस्के में गिर जाती है, ठीक है। फिर टॉगस नदी है स्पेन पुर्तगाल में, ये आपका इधर से होते हुए पुर्तगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। उसके बाद थेम्स नदी है, ये भी देखिए आपका ऐसे होते हुए ये इंग्लैंड में होते हुए 9D मतलब कहाँ पे, इंग्लिश चैनल में गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद इल्बे नदी है, ये ऐसे होते हुए इधर भी आपका जो हमारे यहाँ पे सी है, नॉर्थ सी के आसपास, वहाँ पे गिरती है। फिर विस्तुला नदी है, ये आपका बाल्टिक सी में गिरती है, ठीक है। फिर ओल्डर नदी है, ये भी आपका बाल्टिक सी में इधर गिरती है। तो आपको इसको बार बार देखना है, वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए बेरेंट सी है आर्कटिक के पास, ठीक है, ये नॉर्वेजियन सी है, ये नॉर्थ सी हो गया, ये बाल्टिक सी हो गया, ये अटलांटिक ओशन इधर है, ठीक है। ये सैनन नदी है, ये आयरलैंड आपको पता है, ये आपका नॉर्थ आयरलैंड है और ये आयरलैंड है। तो आयरलैंड में ये आपका एक नदी बहती है जिसका नाम है सानोन नदी, ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ पे बिस्के की खाड़ी है, बाकी ये मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया। एक बार इसको आप देख लीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा, क्लियर। बार बार इसको देखते रहना। मैप का यही है, मैप देखो एक बार में नहीं याद होता, आपको बार बार उसको देखना पड़ेगा और बहुत ही आसान होता है। एक बार अगर आपको मैप सही मतलब ध्यान में आ गया, पढ़ लिए, समझ लिए, रट लिए, तो आपको फिर ईजी लगेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। फिर है नेक्स्ट जो सागर है वो है अरल सी। जो अरल सागर है ये कजाकिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान है, दोनों के बॉर्डर पे है, मतलब इनलैंड है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये धीरे धीरे सूख रहा है और डेजर्ट बनते जा रहा है, ठीक है। तो इसको अरल झील बोलते हैं। क्या है, कहाँ है ये, लैंड लॉक्ड है, वो अरल और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे है। अरल मतलब सॉरी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे है। उज्बेकिस्तान वही देश है जिसका जहाँ पे हमारा जो सार्क जो ये है एससीओ के अंदर में एक संस्था होता है RATS, रीजनल एंटी टेररिस्ट जो है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर दोस्तों किसका है, एससीओ का है, जो टेररिज्म से डील करता है। उसका हेड क्वार्टर जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में है, ठीक। तो अरल सी कहाँ पे है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट लेक तुर्काना। लेक तुर्काना जो है वो कहाँ पे है, देखो ये है कंट्री हमारा सोमालिया, ये है आपका जिबूती, ठीक। ये है जो देश दिख रहा है छोटा सा, ये है इरिट्रिया और ये क्या है, इथोपिया। उसके नीचे क्या है, केनिया। तो केनिया में ही एक झील है जिसका नाम है लेक तुर्काना, ठीक है। यहाँ पे पहली बार पिछले 50 साल में पहली बार हुआ है कि जो है पूरा कम्प्रिहेंसिव सर्वे हुआ है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनेस्को के द्वारा। तो लेक जो तुर्काना है वो अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा झील है और विश्व का सबसे बड़ा जो है खारा पानी का झील जो है
आपका यही है लेक टुरकाना, ठीक है। तो टुरकाना कहाँ पे है? केनिया में है। देखिए मैंने वर्ल्ड मैप भी बगल में खोल लिया, तो आपको आसानी में होगा मुझे समझाने में। तो यहीं पे जो है आपका लेक टुरकाना, ये है केनिया, ये है इथोपिया, ये इरिट्रिया, ये सोमालिया, ये युगांडा, उसके नीचे है आपका रवांडा, ये तंजानिया। तो ये सारा देश है, ठीक। ये है साउथ सूडान, ये है सूडान, ऐसे करके आपको बार बार देखेंगे याद हो जाएगा। उसके बाद है लेक करीबा। तो लेक करीबा जो है दोस्तों, वो आपका जिम्बाब्वे और ये जो हमारा दिख रहा है ना, जिम्बाब्वे और जाम्बिया, ठीक है। तो यहीं पे जो है आपका लेक करीबा है, ठीक है। न्यूज़ में इसलिए था, और इसको जो है पानी जो मिलता है वो जाम्बेजी नदी से मिलती है, और जाम्बेजी नदी आपको इंडियन ओशियन में पानी उसका मिल जाता है, ठीक है। तो लेक करीबा जो है उसको जाम्बेजी नदी से पानी मिलता है, और इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इसका पानी जो है 13% कम हो गया है, क्योंकि अल नीनो के कारण सूखा पड़ा है। तो जो लेक जो हमारा करीबा है वो आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है, ठीक है। तो हम लोग वो भी देख लेते हैं कि अफ्रीका का इम्पोर्टेंट नदियाँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास अफ्रीका का मैप है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी नदी जो है इंडियन ओशन में मिलती है। तो आपको दिख रहा है, जैसे देखो यहाँ पे तना झील, तना नदी, ये कहाँ मिलती है? इंडियन ओशियन में। फिर रूफी नदी, रुआहा रूफी नदी कहाँ पे? इंडियन ओशियन में, ठीक है। फिर देखो जाम्बेजी नदी हम लोग भी देख रहे थे, तो जाम्बेजी नदी देखो बहुत बड़ी नदी है, ये ऐसे होते हुए इंडियन ओशन में मिलती है। लिम्पोपो नदी भी देखो इंडियन ओशन में मिलती है। उसके बाद कौन सी नदी पूछ सकता है आपको कि अटलांटिक में मिलती है। तो यहाँ देखिए हमारे पास ऑरेंज नदी है जो आपका अटलांटिक में मिलती है। फिर आपका क्यूनिन नदी है, ये अटलांटिक में मिलती है। फिर यहाँ पे देखिए वोल्टा नदी है, वो आपका अटलांटिक में मिलती है, ठीक। उसके बाद गाम्बिया नदी अटलांटिक में मिलती है, स्नेगल नदी अटलांटिक में मिलती है। तो इस तरह से आपको याद रखिएगा। हमने अभी नील नदी के बारे में देख लिया था, जो आपका कहाँ मिलती है? आपका मेडिटेरियन सी में। इधर से ब्लू नाइल निकलती है इथोपिया में, वाइट नाइल निकलती है आपका विक्टोरिया झील में से, और दोनों मिल के जो है नील नदी का निर्माण करके मेडिटेरियन भूमध्य सागर में मिल जाती है। फिर यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट झील है, जैसे लेक चाड है, ठीक है। उसके बाद देखो लेक विक्टोरिया है जो हमने देख लिया। फिर देखो लेक रुडोल्फ है। फिर देखो लेक मलावी है, ठीक है। फिर लेक देखो तंगानाइका है, ठीक है, दिख रहा है आपको। लेक देखो ये छोटा वाला वो लेक है मवेरू, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट झील, कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ के बारे में आपको देखना है। देखो दरा नदी है, तो यहाँ पे क्या है? मोरक्को अल्जीरिया। तो यहाँ पे जो मोरक्को अल्जीरिया है वहाँ पे आपको दरा नदी है, ठीक है, लीबिया ये सब के आसपास। देखिए यहाँ पे मोरक्को है, तो यहीं पे आपका दरा नदी है, ठीक। चलिए उसके बाद है पंटानाल वेटलैंड। पंटानाल वेटलैंड जो था वो न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका जंगल में आग लग रहा है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा जो है ट्रॉपिकल वेटलैंड है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे है? तो ब्राज़ील, बोलीविया और पेरुगुए के बाउंड्री पे है। तो देखो ये हमारा हो गया ब्राज़ील, ठीक है, ये हो गया बोलीविया, ये पेरुगुए। तो यहीं पे आप समझ लो तीनों का बाउंड्री पे यहाँ पे ही आपका क्या है? आपका पंटानाल वेटलैंड। यहीं से आपको देखो इक्वेटर भी जाता है, ये इक्वेटर हो गया हमारा, ठीक है, इक्वेटर। तो इसी के अगल बगल आपको मिलेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना। तो यहीं पे आपका जो है पंटानाल वेटलैंड्स है, ठीक है। और बोलीविया, ब्राज़ील और पैरागुए के जो है वो आपका बॉर्डर पे है। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, रामसर साइट भी है, और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है, हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो एक ग्लेशियर जो था, हिमखंड, वो न्यूज़ में था, क्योंकि वो क्या हुआ? सूख गया है पूरी तरह से, कोई उसमें पानी मतलब वो नहीं है, बर्फ़ नहीं है। वो कहाँ पे है? उसका नाम क्या है? हम्बोल्ट ग्लेशियर, या इसको ला कोरोना ग्लेशियर भी बोलते हैं। ये वेनेजुएला में है। वेनेजुएला जो है वो साउथ अमेरिका में एक देश है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हो गया वेनेजुएला, ठीक है, जिसका बॉर्डर कोलंबिया के साथ है, और गुयाना के साथ, और ब्राज़ील के साथ, 3 देश के साथ इसका बॉर्डर है। तो यहीं पे एक ग्लेशियर है जो पिघल चुका है पूरा, मतलब पूरा ख़त्म हो गया, पानी उसमें बचा ही नहीं, बर्फ़ भी नहीं बचा। उसका नाम है हम्बोल्ट ग्लेशियर और ला कोरोना ग्लेशियर, ठीक। फिर एक लेक कौरी, लेक जो कौरी है ये आपका कहाँ पे है दोस्तों? ब्राज़ील में है। तो यहाँ पे आपका लेक कोरी है, ठीक है, जो ब्राज़ील में पूरा जो है ब्राज़ील है। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ का भी पानी जो है वो आपका कम हो गया है। तो लेक कौरी याद रखिएगा कहाँ पे है? आपका ब्राज़ील में है। उसके बाद ये सब मैंने बता दिया। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट जो है आपका वाटर बॉडी। और देखते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर। तो एक आफर ट्रायंगल जो था वो न्यूज़ में था, क्योंकि अभी ये क्या हो रहा है, साइंटिस्ट लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नया ओशियन जो है वो निकलेगा आफर ट्रायंगल के पास, ठीक है। तो आफर जो ट्रायंगल है वो कहाँ है? आपका ग्रेट अफ्रीकन जो रिफ्ट वैली है वहाँ का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ये, ठीक है। तो सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक के बारे में थोड़ा देखिए दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा हम लोग स्टडी करते हैं कि कोई चीज़ का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, और
पृथ्वी का निर्माण तो चलो बिग बैंग थ्योरी से पता चलता है, बाकी जो प्लैनेट ये सब हैं, मतलब बाकी जो ये हैं कंटिनेंट कहाँ से कहाँ मूवमेंट हुआ, कैसे बना, नदी कैसे बना, पहाड़ कैसे बना, पर्वत कैसे बना, है ना, वोल्केनोज कैसे होता है, क्या होता है, इसके लिए हम लोग प्लेट टेक्टोनिक का थ्योरी सबसे अच्छा जो है वो थ्योरी है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोला कि बहुत सारे जो प्लेट होते हैं, प्लेट क्या होता है, लिथोस्फेयर का जो पूरा लिथोस्फेयर और अपर मेंटल को हम लोग प्लेट बोलते हैं, जो एस्थोनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करता है। तो यही जो प्लेट होता है वो आपस में टकराता है, कन्वर्जेंस होगा, अगर दूर जाएगा तो डाइवर्जेंस होगा, और एक दूसरे को पैरेलल क्रॉस कर देगा तो उसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। तो उसी के कारण अलग अलग ज्योग्राफिकल फीचर बनता है, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारा प्लेट है, कुछ प्लेट उसमें मेजर प्लेट है और कुछ प्लेट उसमें माइनर प्लेट है। तो ये जो प्लेट होता है वो आपस में इंटरेक्शन करते रहता है और अभी भी कर रहा है। तो 3 जो प्लेट है, जैसे अरेबियन प्लेट अरेबियन पेनिनसुला के आसपास, सोमाली प्लेट सोमालिया ईस्ट अफ्रीका के आसपास, और यहाँ पे एक नुबियन प्लेट है, ठीक है। तो ये जो तीनों प्लेट है वो आपस में इंटरेक्शन करता है, ठीक है। तो वही तीनों के इंटरेक्शन पे एक जो है ट्रायंगल है जिसको बोलते हैं आफर ट्रायंगल। आफर ट्रायंगल हो क्या रहा है, अब देखो ये प्लेट जो है ना अभी एक मतलब सट रहा था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये प्लेट दूर जा रहा है, तीनों दूर जा रहा है, तो यहाँ से बीच में क्रैक डेवलप हो जा रहा है, देखो इस तरह से। तो ये जो प्लेट है, जैसे अरेबियन प्लेट जो है, तो जो अरेबियन प्लेट है वो इधर जा रहा है, सोमालिया प्लेट इधर जा रहा है और नूबियन प्लेट इधर जा रहा है, तो बीच में जो है वो क्रैक डेवलप हो जा रहा है। तो इसी क्रैक को बोला गया है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, और इसी का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसी को बोला गया है आफर ट्रायंगल, या उसको दानाकिल डिप्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत साल बाद क्या होगा, ये जो अफ्रीका का ये वाला पोर्शन है ये अलग हो जाएगा, ठीक है, और इस तरह से एक यहाँ पे एक नया जो है कंटिनेंट बन जाएगा और बीच में ओशियन बन जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था और ये बहुत समय बाद होगा। पहले क्या था, जो हमारा हम लोग देखते हैं ना मैडागास्कर, ठीक है, तो कहा जाता है ये जो मैडागास्कर का क्षेत्र है, ये जो मैडागास्कर है ये पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, लेकिन क्या हुआ, प्लेट टेक्टोनिक के कारण ये मैडागास्कर अलग हो गया और बीच में जो है ओशियन का निर्माण हो गया, इंडियन ओशियन का जो एक कंपोनेंट इधर हो गया और मैडागास्कर अलग हो गया। तो कुछ समय बाद क्या होगा, यहाँ से एक रिफ्ट वैली बन रहा है अभी, तो ये पूरा पोर्शन जो है वो अफ्रीका से अलग हो जाएगा और अफ्रीका जो है कुछ इस तरह से आपको फिर कुछ दिन बाद दिखेगा, मतलब दिन बाद नहीं, कुछ करोड़ों साल बाद, ठीक है, तभी ये प्रोसेस हो रहा है। तो इसीलिए वो आफर ट्रायंगल जो था न्यूज़ में था, ठीक है। उसके बाद देखिए आटाकामा डेजर्ट जो है न्यूज़ में था, क्यों, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे साइंटिस्ट ने जो है एंडीज माउंटेन और पैसिफिक ओशियन, ये देखो ये रॉकीज माउंटेन यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन, और यहीं पे जो है पेरू और चिली के बॉर्डर पे आपका आटाकामा डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो डेजर्ट है ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि साइंटिस्ट ने इस डेजर्ट के नीचे जो है आपको मिला है, उसको बहुत सारा बायोस्फेयर माइक्रोब्स मिला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आटाकामा डेजर्ट जो है न्यूज़ में था, वो आप देख सकते हैं, पेरू इधर चिली है, ठीक है, उसके बॉर्डर पे है ये आटाकामा। सॉल्ट जो फ्लैट है वो भी यही है, और आटाकामा जो है डेजर्ट है, और यहाँ पे बहुत सारा जो है आपको नमक ये सब भी मिलता है, और लिथियम यहाँ पे भी आपको मिलता है, लिथियम वही जो लिथियम बैटरी में यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है इसको तीनों देश को, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, तीनों देश में आपको लिथियम बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसको लिथियम ट्रायंगल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिथियम, इन तीनों देश को मिला के लिथियम ट्रायंगल भी बोलते हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और चिले को। तो अटाकामा जो है यहाँ पे आपको चिले में जो है वहाँ पे बहुत आपका सॉल्ट डिपॉजिट और लिथियम ये सब भी मिलता है, और उसका नाम है सलर दी अटाकामा, जो सॉल्ट का जो डिपॉजिट है उसका। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ में था वो था आपका बटागे क्रेटर। क्रेटर क्या होता है दोस्तों, क्रेटर मतलब समझ लीजिए गड्ढा, वो किसी भी चीज़ से बनता है। तो देखिए क्रेटर क्या है, क्रेटर जो है आपका एक डिप्रेशन या होल होता है, कोई भी प्लैनेट या कहीं भी किसी भी चीज़ में हो सकता है, मून में, प्लैनेट में बनता क्यों है, हो सकता है कि वोल्केनिक एक्टिविटी हुआ हो, ठीक है। तो वोल्केनिक एक्टिविटी हुआ हो तो नीचे से वोल्केनो जा रहा है और आने के कारण नीचे जब आ रहा है तो वो जम जाता होगा क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। फिर नीचे से आ रहा है जब देख रहा है कि भाई हमको जगह निकलने का नहीं है, तो पूरा ब्लास्ट करके वोल्केनो निकलता है और क्रेटर बन जाता है, जिसको कैल्डेरा भी बोला जाता है, ठीक है। या फिर आपको कोई एस्टेरॉयड अगर इम्पैक्ट करेगा, जैसे कि मान लो कोई प्लैनेट है, ठीक है, कोई प्लैनेट है ना, जैसे ये कोई प्लैनेट है, एक मिनट, जैसे ये कोई प्लैनेट है और इसमें कोई एस्टेरॉयड बाहर से टकरा रहा है, तो टकराएगा, जब उसके सरफेस पे टकराएगा तो हो सकता है जहाँ पे टकराएगा वो गड्ढा बन जाएगा क्योंकि बहुत फास्ट स्पीड से टकरा रहा है वो, ठीक है। तो इम्पैक्ट फ्रॉम एस्टेरॉयड हो सकता है, कॉमेट हो सकता है, वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण एक गड्ढा जब डेवलप हो जाता है किसी भी प्लैनेट ये समय, और नेचुरल तरीका से जनरली डेवलप होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रेटर बोला जाता है।
तो इसलिए जो है क्रेटर न्यूज़ में था, उसका नाम है बटाका क्रेटर, ठीक है। और चूँकि यहाँ पे ये आपका रूस में है यहाँ पे, ठीक है, और ठंडा एरिया है तो इसलिए वो जमा हुआ था। अब क्या हो रहा है, वो थोड़ा वो पिघल पिघल रहा है, तो पिघल रहा है तो जो परमानेंट जो फ्रॉस्ट था, जिसको परमा फ्रॉस्ट बोलते, जो हमेशा जो है बर्फ़ से ढका रहता था, वो पिघलने के कारण अब क्या हो रहा है, वहाँ से CO2 ये सब निकलेगा, ठीक है। और इसीलिए इसको बटाका क्रेटर को भी हम लोग गेटवे टू अंडरवर्ल्ड भी बोलते हैं। अब हम जान पाएंगे कि भाई उतना समय से जो CO2 एब्जॉर्ब था, और भी कुछ रहस्य हम लोग जान पाते हैं। इसको डोरवे टू द हेल या गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड भी बटाका क्रेटर को बोला जाता है, जो आपका रूस में है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है परमाफ्रोस्ट क्रेटर है। उसके बाद कॉन्गो जो बेसिन था वो न्यूज़ में था, इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे कोकोआ का फार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोकोआ जो है, इसी से हम लोग क्या बनाते हैं दोस्तों, चॉकलेट बनाते हैं। तो चॉकलेट के डिमांड के कारण क्या हो रहा है, प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। और कॉन्गो में देखो, अमेजन के बाद, अमेजन में सबसे ज़्यादा आपको वर्षावन मिलता है, रेन फॉरेस्ट मिलता है। तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा रेन फॉरेस्ट मिलता है वो कॉन्गो, जैसे अमेजन कहाँ है, वो आपका साउथ अमेरिका में। तो दूसरा सबसे बड़ा जो अफ्रीका मतलब फॉरेस्ट है अमेजन के बाद वर्ल्ड का, वो आपका कॉन्गो फॉरेस्ट ही का है। कॉन्गो फॉरेस्ट, यही देखो, ये कॉन्गो देश है, इसको रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोलते हैं। और ये है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। पहले दोनों एक ही देश हुआ करता था, लेकिन अब जो दो देश अलग अलग है। तो यहीं पे आपका देखो, ये इक्वेटर जा रहा है, तो यहीं पे आपका इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट मिलता है। तो जो कॉन्गो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि कॉन्गो में जो कॉफ़ी की चाय जो चॉकलेट है उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसके कारण हमको जंगल काटना पड़ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग लंग्स ऑफ अफ्रीका भी हम लोग कॉन्गो को बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीट लैंड है। पीट लैंड आपको समझते हैं, पीट लैंड जानते हो क्या होता है? पीट जो होता है कोयला का एक टाइप होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो हम लोग पेड़ वेड़ काटेंगे और वहाँ पे हम लोग खेती अगर करने लगेंगे आपका चॉकलेट का, तो क्या होगा, हमको वहाँ का पीट लैंड को भी साफ़ करना पड़ेगा। तो जो CO2 एब्जॉर्ब था कोयले के रूप में पीट लैंड में, वो आप क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, और उससे हमारा ग्रीन हाउस गैस और भी बढ़ेगा। तो इसलिए कॉन्गो बेसिन जो है वो न्यूज़ में था, ठीक। उसके बाद देखिए आफर ट्रायंगल हमने ये सब बता दिया। उसके बाद देखो अंटार्कटिका जो है वो दोस्तों न्यूज़ में था। क्यों अंटार्कटिका न्यूज़ में था? क्योंकि यहाँ पे प्लांट कवर जो है वो बढ़ रहा है। देखो अंटार्कटिका पहले बर्फ़ से है ढका हुआ है, ठीक। लेकिन जब आपका ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, बर्फ़ जब पिघल रहा है तो वहाँ पे भी अब पेड़ पौधा उगना जो है अच्छा मतलब हो गया है। लेकिन वहाँ की दिक्कत ये है कि भाई अंटार्कटिका में पेड़ पौधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ वो बर्फ़ वाला है, वहाँ बायोडाइवर्सिटी उसी टाइप का था। लेकिन अब जब नया वहाँ पे चेंज होगा क्लाइमेट, तो वहाँ का जो लोकल इंडिजीनियस वैरायटी है प्लांट और एनिमल का, या फिर जो लाइकेन का, मॉस का, या फिर जो है हमारा अंटार्कटिका में क्या रहता है, अंटार्कटिका में आपका रहता है पेंगुइन, ये सबको नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि बर्फ़ पिघलेगा तो फिर वो कैसे चलेगा, ठीक है। और सील व्हील को भी नुकसान होगा। तो वो है आपका अंटार्कटिका। इसीलिए इसी को ग्रीनिंग ऑफ अंटार्कटिका बोल रहे हैं। मतलब क्लाइमेट चेंज के कारण वहाँ पे प्लांट कवर जो है बढ़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्लांट को एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए जीने के लिए, इसीलिए अंटार्कटिका में पेड़ पौधा बढ़ रहा है। तो ये हमारा पूरा जो है अंटार्कटिका, ये आपका सदर्न ओशियन है, ठीक है। उसी तरह से मरकरी आइलैंड भी जो था दोस्तों, वो भी न्यूज़ में था। मरकरी आइलैंड जो है, ये आपका आइलैंड कहाँ पे है, देखो ये आपका जो आइलैंड है वो आपका साउथ अफ्रीका और बोट्सवाना के बॉर्डर पे है, ठीक है, मरकरी आइलैंड, ठीक है। और एक मरकरी आइलैंड और है जो आपका न्यूजीलैंड में भी है। तो दोनों याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में न्यूजीलैंड है तो भी सही है, और मरकरी आइलैंड भी पूछा है तो भी सही। अगर आप दिया हुआ है आपका ये साउथ अफ्रीका दिया हुआ है, या नामीबिया या बोट्सवाना इस टाइप का कुछ दिया हुआ है, तो वो भी जो है वो हमारा सही है। मेनली ये साउथ अफ्रीका में ही आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंटरनेशनल बर्ड एरिया में इसको घोषित किया गया है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है एक NGO है। जो भी संस्था के अंत में इंटरनेशनल वर्ड या उसके शुरू में अंतर्राष्ट्रीय वर्ड जुड़ा रहता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल या वेटलैंड इंटरनेशनल, है ना, लास्ट में जुड़ा रहेगा, शुरू में नहीं। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस वो इंटर गवर्नमेंटल है, सरकारी संस्था है। लेकिन कोई भी संस्था के अंदर में अगर इंटरनेशनल वर्ड जुड़ा हुआ है और वो लास्ट में है, ठीक है, तो वो एक NGO होता है। क्या होता है? वो एक NGO होता है, ठीक। तो ये भी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल भी एक NGO है, वेटलैंड इंटरनेशनल भी एक NGO है, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी एक NGO है, ठीक है। तो वो रिकॉग्नाइज करता है इंटरनेशनल बर्ड एरिया, ठीक है। और वही एक बर्ड एरिया जो इंटरनेशनल बर्ड एरिया है वो मरकरी आइलैंड को डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। और वो आपका साउथ अफ्रीका के आसपास है। और एक और हमारा मरकरी आइलैंड है, वो मरकरी जो है वो न्यूजीलैंड के में है वो, ठीक है। न्यूजीलैंड आपको पता है, नॉर्थ न्यूजीलैंड में 2 आइलैंड हमें मेनली है, नॉर्थ एंड साउथ, दोनों के बीच में कुक स्टेट है। कौन सा स्टेट है? कुक स्टेट है, मतलब जलडमरू। उसके बाद देखिए माउंट जो है इरेबस, माउंट इरेबस जो है वो न्यूज़ में था, ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ भी आपको
सोना निकल रहा है, मतलब गैस निकल रहा है उससे, और गैस में जो है मेटालिक सोना है, ठीक है। तो वो आपका कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है अंटार्कटिका में, देखो इस पोर्शन में, ठीक है, यहाँ पे है, राइट। उसके बाद रोज आइस सेल्फ, ये भी न्यूज में था, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आपको देखा गया है कि इसका जो आइस सेल्फ है, ठीक है, वो भी ऊपर उठ गया है, ठीक है, वॉल्केनोज के कारण, ये सब के कारण, सिस्मिक एक्टिविटी के कारण वो भी ऊपर उठ गया है। तो रोज आइस सेल्फ भी आपका देखो उसी के बगल में है हमारा। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट जो है प्लेसेस, ठीक है, जो न्यूज़ में था। अब देखो कुछ कंट्री जो न्यूज़ में था उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो पहला जो देश है वो है आपका पनामा। पनामा जो देश है दोस्तों, वो आपका हम बोल सकते हैं सेंट्रल अमेरिका में है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको याद भी करवाया था कि बीए ग्रेजुएशन हम सब नहीं करवा पाएंगे। बीए ग्रेजुएशन मतलब बीए से हो गया बेलाइज, ग्रेजुएशन से हो गया ग्वाटेमाला, हम से हो गया होंडुरास, सब से हो गया सल्वाडोर, नहीं से हो गया निकारा गुआ, और कर से हो गया कोस्टा रिका, और पाएंगे से हो गया पनामा। तो ठीक है। और साउथ अमेरिका को कैसे याद करवाया था, काले पे चिली और उड़द डालो ब्राज़ील बोर्ड पड़ेगा। तो काले, काले से हो गया कोलंबिया, ए से हो गया इक्वाडोर, पे से हो गया पेरू, चिली से हो गया चिले, डालो से कुछ नहीं, फिर है चिली, और से हो गया उड़द, है ना, और से हो गया अर्जेंटीना, डालो से हो गया कुछ नहीं, ब्राज़ील से हो गया ब्राज़ील, बोल पड़ेगा बोलीविया, और पड़ेगा से पैरागुए और उरुग्वे, ठीक है। तो काले पे कोलंबिया, काले से ए से हो गया इक्वाडोर, पे होगी से हो गया पेरू, और चिली से हो गया चिले, और से हो गया अर्जेंटीना, चिली और उड़द से हो गया उरुग्वे, डालो से कुछ नहीं, ब्राज़ील से ब्राज़ील, बोल से होगा बोलीविया, और पड़ेगा से पैराग्वे। ये साउथ अमेरिका के देश हैं, ठीक। तो जो हम बात कर रहे हैं पनामा न्यूज़ में था, तो पनामा जो है दोस्तों, देखो ये पनामा क्या करता है, आपको सेंट्रल अमेरिका को और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। और पनामा, यहाँ पे एक पनामा नहर भी है। तो पनामा नहर क्या हुआ है, पहले ये आपका अटलांटिक ओशियन है, और ये हमारा पैसिफिक ओशियन है। तो दोनों को बीच में जोड़ने का काम करता है, नहर बना दिए हैं ज़मीन को तोड़ के हम लोग, ठीक है। तो पनामा नहर हमने बनाया, और उसके द्वारा हम लोग जो है अटलांटिक ओशियन को, ठीक है, जिसमें कैरिबियन सी है, उसको जो है हमने प्रशांत महासागर से पैसिफिक ओशियन से जोड़ दिया। तो क्या हुआ, इसे कोई भी जहाज जो है डायरेक्ट पैसिफिक ओशियन से इधर जा सकता है, और इधर से इधर आ सकता है। नहीं तो पहले क्या होगा दोस्तों, इधर से घूम के जाना पड़ता था। तो छोटा जो ज़मीन का टुकड़ा होता है जो दो लैंड मास को जोड़ता है, ठीक है। जैसे ये देखो पनामा में एक छोटा जो पतला हल्का सा ज़मीन है, वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ रहा है, और दो ओशियन को अलग कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं इसको, इस्थमस बोला जाता है। जैसे इस्थमस ऑफ करा है, इस्थमस ऑफ पनामा है। और वही इस्थमस पे हम लोग जब गड्ढा करके ड्रिल करके नाली टाइप का बना देते हैं बड़ा सा, उसी को कैनाल बोला जाता था। तो कैनाल बोल दोगे तो अब इससे ये और ये वाला चीज़ जुड़ गया, इसलिए पनामा जो है था वो न्यूज़ में था। तो वहीं पे पनामा कैनाल भी है। पनामा जो एक टैक्स हेवन कंट्री है, जहाँ पे टैक्स का दर बहुत कम है, और वहाँ पे फाइनेंशियल आपका रिकॉर्ड को बहुत ही गुप्त तरीका से रखा जाता है, इसलिए मैक्सिमम लोग जो है पनामा में अपना अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि पनामा जो है पहला देश बना है जो आइलैंड है उसका एक गर्डी सुगडब, ठीक है। गर्डी सुगडब जो आइलैंड है, वहाँ से कम्युनिटी को वो इवैक्यूएट कर रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का उन पर प्रभाव पड़ा है। तो पनामा पहला देश बना है, इसकी राजधानी पनामा सिटी है। तो आप पनामा देख सकते हैं, एक तरफ कैरिबियन सी है, इधर गल्फ ऑफ पनामा है, इधर गोटे दी चिरिक है, इधर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, इधर आपका अटलांटिक ओशियन है, इधर कोस्टा रिका उससे बॉर्डर टच करता है, और इधर आपका कोलंबिया से बॉर्डर टच करता है। नेक्स्ट देश देखते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। तो जो हमारा आयरलैंड है, अब देखिए, तो जो यूके किसको कहते हैं, यूके कहते हैं, देखो यहाँ पे है आपका स्कॉटलैंड, देखो ये स्कॉटलैंड है, ये है आपका इंग्लैंड और वेल्स, और ये है आपका नॉर्थ आयरलैंड। ये चारों को मिला के बोला जाता है क्या, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक। और ये आपका जो है उसको वो अलग देश है जिसको बोलते हैं आयरलैंड देश, ठीक है। तो आयरलैंड देश जो है यूके के अंदर में नहीं आता है, ठीक है। तो यूके न्यूज़ में था, इसका राजधानी दोस्तों लंदन है, ठीक है। और इधर आपका इंग्लिश चैनल है, देखो यहाँ पे आपका ये इंग्लिश चैनल, ये पानी का जो बॉडी है, वाटर बॉडी है, इंग्लिश चैनल, जो आपको एक तरफ है यूके, दूसरी तरफ है फ्रांस, दोनों के बीच में जो है स्थित है आपका इंग्लिश चैनल, ठीक है। तो यूके पहला देश बना है जो बोला है कि हम थर्मल पावर प्लांट, जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है, उसको हम लोग बंद करने जा रहे हैं, कोई भी प्रोडक्शन अब कोयले से नहीं होगा। तो यूके के आप तरफ एक तरफ देखिए, ये आपका नॉर्थ सी है, दूसरी तरफ आपका अटलांटिक ओशियन है, इधर आपका इंग्लिश चैनल है, ठीक है। इसका बॉर्डर किसी के साथ शेयर नहीं करता है, बस एक ही देश के साथ शेयर करता है इसका बॉर्डर यूके का, वो है आपका आयरलैंड। बाकी ये खुद एक आइलैंड देश है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मलेशिया। तो मलेशिया जो है वो आपका
साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है, ठीक है। आप देख सकते हो ये आपका है जो है ये जो है वो मलेशिया है, और इसका बॉर्डर शेयर करता है, देखो, इंडोनेशिया के साथ यहाँ पे। इधर आपका ब्रुनेई है, छोटा सा देश, बहुत अमीर देश है क्योंकि तेल का कुआं यहाँ पे मिलता है। और ये आपका थाईलैंड, ये जो देश है थाईलैंड। तो मलेशिया का उधर है सिंगापुर। तो मलेशिया का जो सीमा रेखा साझा होता है वो 4 देश के साथ करता है, ठीक है। ये आप देख लो, ये मलेशिया है, तो उसका सीमा देखो यहाँ पे ब्रुनेई के साथ साझा करता है, उसके बाद यहाँ पे सिंगापुर के साथ करता है, और उसके बाद इंडोनेशिया के साथ यहाँ पे सीमा साझा करता है, और ऊपर से आपका जो है वो थाईलैंड के साथ इसका सीमा रेखा है, ठीक है। तो मलेशिया न्यूज़ में था, इसका राजधानी जो है वो कुआलालंपुर है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो प्लेस है वो है आपका पुत्र राज्य, पुत्राज्य भी जो है वो आप ही आपका जो है समझ लीजिए कि कहाँ पे है, मलेशिया में एक जगह है, ठीक है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ की एक कम्युनिटी है, बजाऊ कम्युनिटी, उसको इवैक्यूएट किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ से, आपका मलेशिया से, मतलब उसको दूर किया जा रहा है, जो बोर्नियो आइलैंड है मलेशिया में उसे, और सबा जगह पे, क्योंकि शहरीकरण करना पड़ रहा है मलेशिया को, तो वहाँ का कम्युनिटी को वो डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए ये जो प्लेस था वो न्यूज़ में था मलेशिया, ठीक है। सबा एरिया या मलिया बोर्नियो, ठीक है, बोर्नियो आइलैंड है, ठीक है, ये बोर्नियो आइलैंड कहलाता है इसको, ठीक है। तो वो चीज़ है वो मलेशिया में ही है, और ये उसके वहीं पे ब्रुनेई है, ठीक। चलिए उसके बाद देखते हैं चाइना। तो चाइना आपको पता है एशिया का बहुत बड़ा देश है, ठीक है। एशिया का हम बोलें तो बहुत बड़ा जो है देश है, ठीक है। इसका सीमा रेखा देखिए बहुत सारे देश के साथ साझा करता है। इधर मंगोलिया है, इसके साथ नॉर्थ कोरिया के साथ है, ठीक है। इधर रूस के साथ बॉर्डर साझा करता है, कजाकिस्तान के साथ है, किर्गिस्तान के साथ है, ठीक है। उसके बाद इसका बॉर्डर जो है ताजिकिस्तान के साथ है, थोड़ा अफगानिस्तान के साथ भी इधर वाला बॉर्डर है। इंडिया के साथ तो है ही, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, म्यांमार के साथ है, ठीक है, म्यांमार के साथ है। इसके अलावा इसका बॉर्डर देखिए आप वियतनाम के साथ है, लाओस के साथ है, थाईलैंड के साथ इसका बॉर्डर नहीं है, ये चीज़ है। बाकी साउथ कोरिया के साथ बॉर्डर नहीं है, और जो है तुर्कमेनिस्तान, ये सब के साथ इसका बॉर्डर नहीं है, ठीक। इसकी राजधानी जो है वो बीजिंग है, और यहाँ पे है आपका बीजिंग, ठीक है। ये आपका ईस्ट चाइना सी है, ये आपका येलो सी है, ठीक है, और इधर आपका साउथ चाइना सी इसको कहलाता है ये, ठीक है। ये फिलीपींस सी हो गया, ये आपका जापान हो गया, ये आपका सिनकोकू आइलैंड है, सॉरी ये क्यूराइल आइलैंड है, जिसको रसिया, और यहाँ पर ऊपर रसिया है, रसिया का ये है सी ऑफ ऑखोट्स, और इसको कामचटका प्लेटू बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्यूराइल आइलैंड है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जापान और रूस के बीच में, ठीक है। और यहाँ देखिए जापान और आपका चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जो ये वाला पोर्शन है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जापान और चाइना के बीच में। जापान इसको सिनकोकू आइलैंड बोलता है, और चाइना इसको डुओयू आइलैंड बोलता है, ठीक। तो इसकी राजधानी क्या है जब चाइना की राजधानी जो है वो आपका बीजिंग है, ठीक है। और न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसने वर्ष विश्व का पहला जो है डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट बनाया। तो डुअल सोलर थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, ये मतलब दिन भर काम कर पाएगा, रात में भी काम कर पाएगा, सुबह भी काम कर पाएगा, एनर्जी का एफिशिएंसीज में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये इनसाइट ऑन इंडिया का आर्टिकल है, आप देख सकते हैं इन्होंने दिया है, ठीक ठाक। तो इस तरह से आपको देखिए तो जो है हमारा काम करेगा आपका डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो चाइना ने इसको डेवलप किया है। ये क्या करेगा, सोलर एनर्जी को कंसंट्रेट करके टावर में भेजेगा, और टावर से फिर हीट में जनरेट करेंगे, और फिर हम उससे टरबाइन चला के एनर्जी को जनरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी को हम लोग स्टोर भी करके रख सकते हैं, ताकि रात में जब सूर्य का प्रकाश नहीं हो तो जो स्टोर एनर्जी है उसको कंटिन्यूस हम लोग यूज कर पाएँ। इसका एनर्जी एफिशिएंसी 90-94% तक बढ़ जाता है। इसमें मिरर लगा होता है, ठीक है, जो सोलर एनर्जी को कंसनट्रेट करके उसको टावर में भेजता है। फिर टावर से हम लोग, जैसे ये सोलर एनर्जी है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, जैसे सूर्य का प्रकाश है, ये आपका मिरर पे पड़ा तो सूर्य का प्रकाश फिर हम लोग इसमें टावर में भेज दिए। फिर टावर में भेजने के बाद यहाँ पे नमक है, नमक को हीट करते हैं। हीट करने के बाद उससे जो वेपर जनरेट होता है, स्टीम जनरेट होता है, उससे हम लोग टरबाइन चलाते हैं, और फिर जाके उस पानी टरबाइन चला के बिजली जनरेट कर लेते हैं। फिर उसको पानी को ठंडा करते हैं, फिर वो भाप बन जाता है, फिर उसको हम लोग भेजते हैं इधर से, फिर इधर से हीट एनर्जी देते हैं, फिर हीट करते हैं। तो ऐसे करके चलते रहता है। और एक से जो हीट है, एक से जो एनर्जी है, उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं बैटरी में, ताकि रात में जब सूर्य का प्रकाश ना रहे तो हम लोग उसको जो है यूज कर लें, ठीक है। तो ये चाइना जो है वो बनाया। उसके बाद एक देश न्यूज़ में था कोलंबिया, ठीक है। कोलंबिया न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि कोलंबिया जो है यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा संकट है। तो कोलंबिया जो है पानी पे आप को मतलब उसका कम कर रहा है, यूज को कम कर रहा है, और उसको
मतलब लिमिटेड अमाउंट में लोगों को सप्लाई कर रहा है। तो कोलंबिया आप देखो, ये आपका कोलंबिया है, इसका सीमा इधर से आपका पनामा है, इधर वेनेजुएला है, इधर आपका इक्वाडोर है, इधर पेरू है, इधर ब्राज़ील है। तो 5 देशों के साथ इसका बॉर्डर शेयर करता है। एक दो ऊपर से पनामा, इधर से वेनेजुएला, नीचे से ब्राज़ील, इधर से पेरू और इधर से इक्वाडोर। ठीक है, इसकी राजधानी जो है वो बोगोटा है। ठीक है, बोगोटा। यहाँ पे तेल वेल बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो देश था वो है डेनमार्क। डेनमार्क जो है वो यूरोप में एक देश है। ये आपका जो है आप समझिए कि जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है उसके ये बगल में स्थित है। देखो ये है हमारा डेनमार्क, जर्मनी के साथ इसका बॉर्डर शेयर करता है, जर्मनी के साथ। और ये एक आइलैंड हम तो नहीं बोल सकते, मतलब 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से आपका जो कि जर्मनी से उसको टच करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये डेनमार्क, इसका राजधानी जो है कोपेनहेगन है। और न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसने जो है जानवर पे टैक्स लाना चालू कर दिया है, क्योंकि जानवर भी जो है वो CO2 एमिट करता है। ठीक है, तो इसके लिए उसने पहला कंट्री है जो लाइव स्टॉक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पे 2030 के बाद से टैक्स लगाना चालू करेगा डेनमार्क। तो डेनमार्क की बॉर्डर आप देखिए वो किसके साथ साझा करता है, जर्मनी के साथ साझा करता है। अगर जर्मनी का बॉर्डर हम देखेंगे तो जर्मनी का बॉर्डर डेनमार्क के साथ है, पोलैंड के साथ है। ठीक है, इधर अब नीदरलैंड है ये कंट्री, ये आपका बेल्जियम है, फ्रांस के साथ इसका बॉर्डर है। ठीक है, उसके बाद इसका बॉर्डर जो है वो छोटा छोटा देश है जिसके साथ बॉर्डर करता है जर्मनी के साथ। तो देखिए ये हमारा जो है वो आपको दिख रहा है जर्मनी है। ठीक है, ये तो जर्मनी के साथ देखिए, डेनमार्क के साथ है, पोलैंड के साथ है। ठीक है, ये आपका नीदरलैंड है, ये आपका बेल्जियम है। ठीक है, ये छोटा सा देश स्विट्जरलैंड, उसके बगल में छोटा देश लिंकेस्टीन, 10वां नंबर का देश ऑस्ट्रिया। और ये जो देश है ये आपका देश जो हो गया, यहाँ 8 लिखा हुआ है, ये आपका है आपका चेक रिपब्लिक। और 10वां नंबर का जो है ये है ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ये सारे देश बॉर्डर शेयर करता है जर्मनी के साथ। ठीक है, पोलैंड ये तो करता ही है। ठीक है, तो ये सारा आप याद रखिए। इटली विटली का बॉर्डर जो है इसके साथ नहीं है, रोमानिया ओमानिया का बॉर्डर जो है इसके साथ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेनमार्क के बारे में। उसके बाद देखो जो कुछ डिजास्टर अफेक्टेड एरिया न्यूज़ में था, है ना, उसको भी फटाफट देखते हैं। तो पहला हम लोग देख लेते हैं आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड तो देखो तो ये हमारा जो है वो ग्रीनलैंड का एरिया है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था, राइट। और इसको हम लोग, ये डेनमार्क के अंदर में, इसको आइसलैंड भी हम लोग बोलते हैं। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे एक वोल्केनो फूटा जिसका नाम है सुंधु काजीगर। ठीक है, सुंधनु काजीगर। ठीक है, वोल्केनो जो है 5वां बार फूटा है 2023 से लेकर अभी तक। ठीक है, ये आपका डेनमार्क जो है आइसलैंड के आसपास है। क्लियर, ये मतलब ये डेनमार्क तो ये देश हो गया, ग्रीनलैंड यहाँ पे है, आइसलैंड जो है ना ये देश है, यहाँ पे फूटा है। ठीक है, तो डेनमार्क में नहीं फूटा है, यहाँ पे फूटा है आइसलैंड में। ठीक है, आइसलैंड अलग देश है और डेनमार्क अलग देश है। डेनमार्क हमने अभी देखा ना, एक ये वाला डेनमार्क का रीजन था जो आपका जर्मनी के साथ थोड़ा बॉर्डर शेयर कर रहा था, ये वाला डेनमार्क। ठीक है, ये पोर्सन, और ये पूरा डेनमार्क है। ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अंदर में आता है। ग्रीनलैंड जो है बहुत बड़ा द्वीप है। और आइसलैंड में जो है, ये आइसलैंड है कंट्री है, यहाँ पे जो है आपका वोल्केनो फूटा है, उसका नाम है सुंधनु काजीगर। ठीक है, उसके बाद न्यूज़ में था स्पेन। स्पेन देखिए ये हमारा है स्पेन। स्पेन का सीमा रेखा अगर हम देखेंगे तो फ्रांस के साथ है। ठीक है, और इधर आपका पुर्तगाल के साथ है। यहाँ पे आपका जिब्राल्टर का स्ट्रेट है जो मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है। तो वो कौन सा है? जिब्राल्टर का स्ट्रेट जलडमरू। ठीक है, और ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पे फ्लड आए इसलिए स्पेन जो है वो न्यूज़ में था। उसके बाद जो है इंडिया न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया में आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जो है क्लाउड बर्स्ट आया है, बादल फूटा है। ठीक है, तो बहुत सारा बादल फूटता है तो क्या होता है, एक ही साथ बहुत सारा पानी आता है तो बाढ़ आने का दिक्कत होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। उसके बाद ताइवान न्यूज़ में था। ताइवान जो है दोस्तों वो चाइना के अंदर में ही आता है, उसी को हम लोग वन चाइना पॉलिसी भी बोलते हैं। ठीक है, जो इंडिया स्वीकार करता है कि ताइवान इंडिया चाइना का ही एक पार्ट है। तो ये हो गया ताइवान। ताइवान एक आइलैंड देश है, इसका अपना करेंसी भी है, लेकिन चाइना के सॉवरेनिटी में ही आता है। यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि पिछले 25 साल में सबसे बड़ा जो भूकंप यहाँ पे फूटा है ताइवान में। तो ताइवान देखिए ये एक आइलैंड है, उसके ऊपर में ईस्ट चाइना सी है, इधर साउथ चाइना सी है, और इधर आपका जो है चाइना के साथ ये मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है, समुद्री सीमा। उसके बाद फिलीपींस न्यूज़ में था। फिलीपींस जो है ये आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड को फिलीपींस बोला जाता है जो पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, यहाँ पे तेल का रिसाव हुआ मनीला के पास, इसीलिए ये न्यूज़ में था फिलीपींस। ठीक, तो ये हो गया। जो आइलैंड है वो किसी देश के साथ बॉर्डर सीमा मतलब लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है हमारा।
यहीं इसी के आसपास यहाँ पे सेलेबस सी भी है। कौन सा सी है? सेलेबस सी, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद जो है इंडोनेशिया न्यूज़ में था, क्योंकि इंडोनेशिया में बहुत सारा भूकंप आता है। क्यों आता है? क्योंकि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में जो है ये पूरा हमारा जो पैसिफिक ओशियन है इधर वाला, और पूरा जो इधर वाला, वहाँ पे खूब सारा भूकंप आता है। क्योंकि पैसिफिक ओशियन एक ही है, वो मैप को खोल दिया गया है तो 2 पार्ट में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारा प्लेट का जो है टकराव होता है, ठीक है। खासकर ओशियनिक कन्वर्जेंस का टकराव होता है। पैसिफिक प्लेट और ये सब जो प्लेट है वो सब, जापान का प्लेट, ये सब टकराता है, तो बहुत सारा ज्वालामुखी का, वोल्केनो का निर्माण होता है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। तो इंडोनेशिया में भी बहुत सारा भूकंप आता है। जैसे इंडोनेशिया का जो माउंट रुगांग है, यहाँ पे है माउंट रुगांग, तो वहाँ पे जो है आपका भूकंप आया है, ठीक है। साथ ही साथ पापुआ न्यू गिनी जो है आपका इंडोनेशिया को जो टच करता है, एक नया देश है पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, वहाँ पे भी आपका भूकंप आया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भूकंप भी आया है और पापुआ न्यू गिनी में लैंडस्लाइड भी आया है, भूस्खलन भी हुआ है। उसके बाद देखिए हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सा डिजास्टर अभी आया है हाल फिलहाल में, है ना। ब्राज़ील में देखिए बाढ़ आया है, ये ब्राज़ील हमारा हो गया। उसके ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। फिर बोलीविया जो है, बोलीविया और पैराग्वे, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। दिख रहा है किसी का सीमा रेखा जो समुद्र के साथ नहीं है, क्योंकि एक तरफ इसको पेरू और चिली और अर्जेंटीना ये सब रोक दे रहा है, और पैराग्वे को भी ब्राज़ील ये सब रोक दे रहा है, समुद्री रेखा इसके साथ नहीं है। तो बोलीविया में क्या हुआ? जंगल में आग लगा हुआ है, ठीक। फिर देखो नाइजीरिया, ठीक है। तो ये हमारा देखो जो है ये देश आपका नाइजीरिया है, उसके ऊपर है नाइजीर। तो नाइजर जो है वो समुद्री रेखा साझा नहीं करता है। नाइजीरिया जो उसका समुद्री रेखा है, पानी समुद्र के साथ उसका सीमा रेखा लगता है। तो नाइजीरिया इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे फ्लड आया है, और क्योंकि वहाँ पे एक डैम है जिसका नाम है अलाउ डैम। क्या नाम है? अलाउ डैम। तो अलाउ डैम टूटा और उसके कारण बाढ़ आया, तो इसलिए नाइजीरिया जो है वो न्यूज़ में था। तो नाइजीरिया देख लीजिए, ठीक है। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ, ये हमारा जो इक्वेटर है, इक्वेटर उसको कटता नहीं है, ठीक है। नाइजीरिया का सीमा रेखा अगर हम देखेंगे तो कुछ देश के साथ इसका सीमा रेखा है, तो ऊपर में नाइजर के साथ तो है ही, ठीक है, चाड के साथ भी है। फिर उसके बाद ये जो हमारा ये देश है ये, ठीक है, और इसके साथ सीमा रेखा साझा करता है। तो ये जो देश है वो बेनाइन है, तो बेनाइन के साथ सीमा रेखा साझा करता है। और ये जो देश है उसका नाम है कैमरून, तो कैमरून के साथ भी नाइजीरिया का सीमा रेखा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ नाइजीरिया का सीमा नहीं है। तो किसके साथ नहीं है वो थोड़ा याद रखेंगे तब बहुत आसान होगा। गैबन के साथ नहीं है, कॉन्गो के साथ नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देगा एग्जाम में, है ना। चलो, तो ये हो गया। उसके बाद देखो जिम्बाब्वे न्यूज़ में था, क्योंकि जिम्बाब्वे ने सूखा के कारण जो है डिजास्टर डिक्लेयर किया। सूखा आया जिम्बाब्वे में, तो जिम्बाब्वे देखो ये जिम्बाब्वे कंट्री है। अभी हमने देखा भी था जिम्बाब्वे में एक आपका झील के बारे में, है ना। क्या नाम था उसका? करीबा झील, जो जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पे है, ठीक है, जाम्बेजी नदी के पास, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। तो जिम्बाब्वे में सूखा आया था। उसके बाद केनिया न्यूज़ में था, क्योंकि केनिया में बाढ़ आया है, ठीक है। तो केनिया में ये है आपका केनिया, जो सोमालिया, इथोपिया, युगांडा के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तंजानिया के साथ। और यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है लेक विक्टोरिया, जो तंजानिया, युगांडा और केनिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंपॉर्टेंट जो मतलब जो हमारा डिजास्टर हुआ है हाल फिलहाल में उसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि प्रोटेक्टेड एरिया इन न्यूज, भारत में जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तो दिया ही हुआ है, चलो तो इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो देखो प्रोटेक्टेड एरिया न्यूज हमारे देखें तो कौन कौन सा जो संरक्षित क्षेत्र जो होता है दोस्तों, उसमें क्या क्या हम लोग रखते हैं? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व। ये जो चारों चीज़ है, ठीक है, इसको हम लोग प्रोटेक्टेड एरिया में रखते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर परिभाषित किया गया है। याद रखिएगा, जो बायोडाइवर्सिटी बायोस्फीयर जो रिजर्व होता है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर जो रिजर्व होता है वो प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं आता है। ना ही जो सैक्रेड ग्रुप होता है वो भी नहीं आता है। प्रोटेक्टेड एरिया में 4 ही आता है: नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कहाँ पे है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है, ठीक। मध्य प्रदेश में एक और न्यूज में था, उसका नाम है घुघवा नेशनल फोसिल पार्क, ठीक है। उसके बाद चंडीगढ़ में है, ठीक है, पंजाब में चंडीगढ़ है ना। और चंडीगढ़ जो है एक यूनियन टेरिटरी है, पंजाब और हरियाणा दोनों का। यहाँ पे आपका हाई कोर्ट भी है,
ठीक है। तो चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है जो पंजाब और जो हमारा हरियाणा है दोनों का जॉइंट हाई कोर्ट है, ठीक है। बिहार में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में था, ठीक है, जो कैमूर की पहाड़ी में है, ये हो गया, जो छोटा नागपुर के साथ बॉर्डर को शेयर करता है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसे क्रॉस करती है। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। सोनाई रोपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ हो गया। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो है आपका गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे बना है, जो एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, गुरु घासीदास तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। उसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व है, जो एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पड़ता है। फिर सह्याद्री टाइगर रिजर्व, देखो वेस्ट जो हमारा वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, उसका अलग अलग नाम है। जैसे वेस्टर्न घाट को हम लोग महाराष्ट्र में और कर्नाटका में वो क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं, ठीक है, गोवा के आसपास। तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है। फिर भद्रा टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे है, देखो कर्नाटका में है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बॉर्डर पे है कुंदिनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक, जो न्यूज़ में था, ये सब न्यूज़ वाला है ना। फिर इटूर नगरम, ठीक है, इटूर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेलंगाना में है, जो न्यूज़ में था। और मुरुगवानी नेशनल पार्क ये भी न्यूज़ में था, तेलंगाना में है, ठीक। उसके बाद तमिलनाडु में और हमारा कर्नाटका के बॉर्डर पे दो है। एक तो यहीं पे हो गया आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व वो नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व है जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों मिलता है। तो ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये हो गया सॉरी ईस्टर्न घाट, और ये हो गया वेस्टर्न घाट। तो दोनों जहाँ पे मिल रहा है, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट इसके बाद खत्म हो जाता है, उसके बाद वेस्टर्न घाट इधर चालू हो जाता है, लेकिन दोनों जहाँ मिलता है तो उसको सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व वहीं पे है, ठीक है, या शेषाचलम बोलिए, दोनों अगल बगल ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक। अच्छा, तो शेषाचलम जो आंध्र प्रदेश में है, सत्यमंगलम जो है ये है, ठीक है। अच्छा, मुडुमलाई टाइगर रिजर्व जो है वो भी आपका तमिलनाडु में है, जो आपका कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, ठीक है। तो ये हो गया नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब प्रोटेक्टेड एरिया, जो आपका न्यूज़ में था, ठीक है। उसके बाद आगे देखो ट्रेडिशनल वाटर वे स्टोरेज सिस्टम, जो परंपरागत जो जल संरक्षण का जो तंत्र था उसके बारे में, ठीक है। क्या क्या अलग अलग नाम कहते थे, है ना। जैसे असम में डोंग्स कहते हैं, तो इस तरह से वो लोग पानी को बचा के रखते हैं, स्टोर करते हैं। दिख रहा है आपको, ये लकड़ी का कुछ है, ठीक है, यहाँ से पानी निकलेगा, फिर इधर जाके कहीं स्टोर करेंगे, ये हो गया। तो मैच करने दे सकता है कि डोंग्स क्या है, या फिर पूछ सकता है कि डोंग्स खूल या फिर जोहद क्या है, पूछा भी है ये। तो ये ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम है। असम में उसको डोंग कहते हैं। खतरी और कोहल हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान में उसको पार या जोहद बोला जाता है, ठीक है। जल मंदिर गुजरात में बोला जाता है ट्रेडिशनल वाटर हर मैनेजमेंट सिस्टम को या स्टोरेज सिस्टम को। जाबो जो है आपका नागालैंड में बोलते हैं। उड़ीसा में भाई क्या बोला जाता है, कटस या बांध, बांध मतलब डैम टाइप का समझ लो मोटा मोटी, ठीक है। केरला में उसको केरला बोलते हैं। मध्य प्रदेश में उसको पाट या कटाज या बांस बोलते हैं। तमिलनाडु में इरी या उरानिस बोलते हैं। तो ये आपको मोटा मोटी याद रखना चाहिए कि ये सब है क्या। वैसे पार जोहद 2-3 बार देखेंगे याद हो जाएगा, ठीक है, उतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत टफ है, ठीक है। फिर आप देखते हैं मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट, मुख्य जो पर्यावरण से रिलेटेड जो आंदोलन हुए उसके बारे में। तो देखो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चला है। उत्तराखंड में ही सेव द भागीरथी एंड टिहरी डैम नहीं बनाने के लिए आंदोलन चला कि भागीरथी नदी को बचाओ और टिहरी डैम को मत बनाने दो, क्योंकि टिहरी डैम बनेगा तो भागीरथी नदी का पानी कम हो जाएगा। यही भागीरथी नदी जो है वो गंगा मिल के बनती है, अलकनंदा और भागीरथी मिल के जो है आपका गंगा नदी का निर्माण करती है ना। उसके बाद दून वैली जो हमारा उत्तराखंड में है, वहाँ पे लाइम स्टोन चूना पत्थर का खनन को रोकने के लिए जो है आंदोलन चला, तो ये है। फिर गुमटी डैम आपका जो है त्रिपुरा में है गुमटी डैम, ठीक है। तो गुमटी डैम को नहीं बनने के रोकने के लिए जो है आपका आंदोलन चला। उसके बाद गुजरात में सरदार सरोवर डैम को लेके आंदोलन चला। नर्मदा बचाव आंदोलन चला। भोपाल में भी आंदोलन चला मध्य प्रदेश में, ठीक है। नागपुर में भी आंदोलन चला, ट्राइबल लोगों ने आंदोलन चलाया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आर्मी है वहाँ पे टेस्ट रेंज बना रहा है ना, बलियापाल और बोगारई, ठीक है, टेस्ट रेंज को रोकने के लिए। फिर उसी तरह से हमारा जो गंधमर्दन हिल्स है वहाँ पे बॉक्साइट माइनिंग को रोकने के लिए, गंधमर्दन हिल कहाँ है भाई, ये आपका उड़ीसा में है, तो वहाँ पे रोकने के लिए जो है आपका मूवमेंट चला। फिर रूरल वुमेन एडवांस सोसाइटी ने जो है यहाँ पे बंगाल में जो है आंदोलन चलाया, ठीक है। उसके बाद कैगा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है कर्नाटका का, उसके विरोध में आंदोलन चला। अपीको मूवमेंट जो हमारा तो जिस तरह से
शिवको मूवमेंट उत्तराखंड में है, उसी तरह से अपीको मूवमेंट सेम थीम पे, सेम बेसिस पे, सेम आधार पे कर्नाटका में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए वहाँ पे आंदोलन चला कि वहाँ पे हम लोग को बचाना है बायोडाइवर्सिटी ये सबको, तो वहाँ पे आंदोलन चला है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है केरला में। तो ये सारा चीज़ है, ठीक है। ये मालाबार कोस्ट है, ये आपका कोरोमंडल कोस्ट है, उसके ऊपर कोंकण कोस्ट है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। ये है नॉर्दर्न सर्कल है। चलिए फिर नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट देखते हैं कि नदियों को जोड़ने का, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, इसमें दो पार्ट में बांट के पढ़ सकते हैं। हिमालयन नदी को जोड़ने का बात हो रहा है, और दूसरा पेनिनसुलर नदी को, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों को। तो हिमालयन नदी सदाबहार नदी है, हमेशा इसमें पानी रहता है। तो इसमें जोड़ रहे हैं हम लोग मानस नदी, संकोच, तीस्ता और गंगा नदी को जोड़ने की बात की जा रही है। फिर कोसी और घाघरा नदी को, ये चागरा नहीं है घाघरा है, कोसी और घाघरा नदी को जोड़ने की बात की जा रही है, ठीक है। ये इस तरह से गंडक और गंगा को जोड़ने की बात की जा रही है 3 नंबर पे। इधर से गंडक आती है, इधर से गंगा आती है, तो इनको जोड़ने की बात की जा रही है। फिर घाघरा, चागरा नहीं है घाघरा है, घाघरा और यमुना को जोड़ने की बात की जा रही है, ठीक है, वो 4 नंबर पे है घाघरा। और इधर से यमुना की जो ट्रिब्यूटरी है, इधर से यमुना भी निकलती है गंगा के साथ, है ना, तो उसको जोड़ रहे हैं। फिर यमुना का पानी राजस्थान में भी हम लोग ले जाएंगे कैनाल बना के, ठीक है, ये करने का कोशिश कर रहे हैं। फिर राजस्थान में जो साबरमती जो नदी है गुजरात में, ठीक है, उसका पानी हम लोग राजस्थान में भी ले जाएंगे उस एरिया में, ठीक है। फिर जो चुनार है आपका यूपी और बिहार के आसपास, जहाँ से आपको पता है चुनार का पत्थर फेमस है ना, वहाँ पे जो चुनार और जो गोल्ड नदी है उसको जोड़ने की बात की जा रही है, ठीक है, ये वाला है, ठीक, यूपी और जो बिहार का। फिर वन डैम साउदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गंगा की सदर्न ट्रिब्यूटरी है गंगा, ये गंगा नदी इस तरह से क्रॉस करती है, इस तरह से, है ना, बिहार को 2 पार्ट में बांटते हुए आती है। तो उसको हम लोग जो सदर्न ट्रिब्यूटरी गंगा की है, गंगा की जो सदर्न ट्रिब्यूटरी है, 1 मिनट, इस तरह से गंगा नदी जो है वो जाती है, राइट। तो गंगा की जो सदर्न ट्रिब्यूटरी है, इधर से जो मिलती है, वहाँ पे हम लोग उसको जोड़ेंगे। फिर गंगा दामोदर सुवर्ण रेखा नदी को जोड़ेंगे झारखंड में, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद सुवर्ण रेखा और महानदी को जोड़ेंगे। महानदी उड़ीसा में बहती है और सुवर्ण रेखा झारखंड से होते हुए उड़ीसा में जो है वो जाती है, ठीक है, तो उसको जोड़ने का बात किया जा रहा है, ठीक है, ये है 11 नंबर पे ऐसा। उसके बाद कोसी और मेची नदी को जोड़ने की बात की जा रही है, ये हो गया कोसी और मेची नदी। फिर फरक्का नदी, आपको पता है यहाँ पे बैराज बना है ताकि जो हमारा हुगली पोर्ट में पानी रहे, है ना, तो सुंदरबन में इसको जोड़ रहे। फिर जोगी घप्पा और तीस्ता जो फरक्का नदी है उस पर आसाम में बात की जा रही है करने का। तो ये हो गया रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। अगर पेंसुलर नदी की बात करेंगे तो मैप में बस मोटा मोटी देखना है, महानदी मणिभद्र, महानदी की एक ट्रिब्यूटरी है जो भी है मणिभद्र नदी, और गोदावरी जो है ये दोलाईस्वरम स्थान पे दोनों को जोड़ रहे हैं। मणिभद्र स्थान है और ये दोनों स्थान को महानदी और गोदावरी को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो महानदी आपको पता है छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा में आती है, और गोदावरी नदी जो है इधर से होते हुए ऐसे करके बाउंड्री बनाते हुए ऐसे करके यहाँ पे मतलब मिलती है इस तरह से, है ना। तो दोनों को जोड़ने का बात किया जा रहा है। उसके बाद गोदावरी और कृष्णा को जोड़ रहे हैं, ठीक है। कृष्णा नदी भी आपका निकलती है महाराष्ट्र से, और ये भी जो है आपका आंध्र प्रदेश में जाती है। तो दोनों को जोड़ने का बात कर रही है गोदावरी और कृष्णा को, ठीक है। उसके बाद गोदावरी और कृष्णा को फिर से जोड़ेंगे हम लोग इचमपल्ली और नागार्जुन सागर डैम के थ्रू। फिर गोदावरी को पोलावरम जो डैम है, कृष्णा का विजया के पास जोड़ेंगे। कृष्णा का अलमाटी डैम हम लोग बना के पेंच नदी में जोड़ेंगे। कृष्णा में श्रीशैलम जो है उसको पेन्नार से जोड़ेंगे। कृष्णा नदी को नागार्जुन सागर को हम लोग पेन्नार नदी से जोड़ेंगे सोमाशिला से। फिर पेन्नार सोमाशिला जगह को कावेरी के जो ग्रैंड जगह वहाँ से जोड़ेंगे। फिर कावेरी वैगई नदी और गुंडार नदी को जोड़ेंगे। केन बेतवा को करेंगे। पार्वती, काली सिंध और चंबल को राजस्थान में जो नदियाँ हैं, ठीक है, बस मोटा मोटी याद रखना कि कौन सी नदी कहाँ पे फ्लो होती है, बस इतना मोटा मोटा काफ़ी होगा। पार और तापी नदी को जोड़ेंगे एमपी में। फिर दमन गंगा पिंजल, ये आपका जो दमन गंगा नदी जो है गुजरात में है ना, दमन दीव वहाँ पे। उसके बाद बेटती वंदा को जोड़ेंगे, ठीक है।
ये नदी है आपका महाराष्ट्र और कर्नाटका में, ये नदी 28 नंबर पे, ठीक है। नेत्रावती हेमावती जो कावेरी की ट्रिब्यूटरी है वहाँ पे उसको जोड़ने की बात करिए, नेत्रावती हेमावती की। फिर पंबा, अचान, कोविल और वेलार, क्या नाम है, वेलपार नदी को जोड़ेंगे केरला में। तो इस तरह से आपको मोटा मोटी याद होना चाहिए, काफ़ी रहेगा इतना, ठीक है। उसका देखो ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, ये लक्षद्वीप है, इधर मालदीव से है, दोनों के बीच में 8 डिग्री चैनल है। फिर यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है जो आपको अलग करता है लक्षद्वीप को और इंडिया को, लक्षद्वीप को और मालदीव्स को, और 9 डिग्री चैनल है जो अलग करता है लक्षद्वीप को मिनिकॉय आइलैंड से, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। उसके बाद देखते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रेजेंस। तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है एक बड़ी सी पक्षी होती है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो कहाँ कहाँ वो मिलता है उसके बारे में है। तो राजस्थान में मिलता है, देखो मतलब डेजर्ट एरिया में, सूखा एरिया में मिलता है, राजस्थान में, गुजरात में, एमपी में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा सा मतलब, और महाराष्ट्र में हो गया मिलेगा, है ना, और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में थोड़ा, कर्नाटका में, ये सारे में मिलता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अगर एलिफेंट रिजर्व का बात करेंगे, भारत में जो वन हाथी के लिए अभ्यारण्य है, ठीक है, तो उत्तराखंड में है एक शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। उसके बाद ये यूपी है, यूपी में कौन सा है, तराई एलिफेंट रिजर्व, उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ में है, ये दोनों छत्तीसगढ़ में कौन सा है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। और बादलखोल, तामोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व, अभी मैंने गुरु घासीदास भी देखा था, वो भी छत्तीसगढ़ में था। उसके बाद झारखंड में है सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। फिर अगर हम नॉर्थ ईस्ट का बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में है कामेंग एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एक और है, उसका नाम है साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। उसके बाद एक है आपका नागालैंड में, नागालैंड में है जो एलिफेंट है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है आपका, तो नागालैंड में 2 है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है ये वाला, ठीक है ना, यहाँ तक ये नागालैंड है। तो नागालैंड में 2 है, कौन कौन सा है, एक है इटानगी एलिफेंट रिजर्व और दूसरा है सिंगफान एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि जो है, ठीक है दोस्तों, तो एलिफेंट रिजर्व देख लेते हैं फिर से एक बार, है ना, पता नहीं रिकॉर्ड हुआ या नहीं। तो उत्तराखंड में है शिवालिक, ठीक है। फिर तराई उत्तर प्रदेश लेमरू, ठीक है, तराई उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, ये है आपका यूपी में, ठीक है। लेमरू और बादलखोल पिंगला ये जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। सिंहभूम झारखंड में हो गया। फिर उसके बाद कामेंग हो गया अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके अलावा फिर अरुणाचल प्रदेश में एक है आपका, उसका नाम है साउथ अरुणाचल। असम में अगर हम बात करेंगे तो सोनीतपुर है, ठीक है। उसके बाद जो है रिचू चिरांग है। उसके बाद है आपका दिहिंग पटकई, फिर काजीरंगा और धनसिरी, ये सारे चीज़ें, ठीक है। उसके बाद नागालैंड में बात करेंगे तो सिंगफान है, इंटानकी है, गैरो हिल्स मेघालय में हो गया, ईस्टर्न दुआर हो गया आसाम में, ठीक है। मयूर झरना वेस्ट बंगाल में हो गया, ठीक है। उसके बाद मयूरभंज, संबलपुर और महानदी ये हो गया उड़ीसा में, ठीक है। रायला हो गया तमिलनाडु में, मैसूर जो हो गया आपका कर्नाटका में, नीलांबर, अन्नामुडी पेरियार ये केरला में, वायनाड जो है वो केरला में, दांडेली हो गया कर्नाटका में। फिर उसके बाद नीलगिरी केरला कर्नाटका तमिलनाडु के बॉर्डर पे, कोयम्बटूर, अन्नामलाई, श्रीविल्लुपुत्तर और अगस्त्य मलाई ये चारों जो है वो कहाँ है, तमिलनाडु में। हाथी का टोटल जनसंख्या इंडिया में है 30,000 के आसपास, ठीक। और टोटल भारत में 33 जो है हाथी के लिए वन्यजीव अभ्यारण्य है। फिर कुछ कन्वेंशन देखते हैं हम लोग जो कॉन्फ्रेंस न्यूज में था। तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हुआ था 2024 में रोटरडैम नीदरलैंड में। देखो ये जो देश है ये हमारा क्या बड़ा सा देश है, वो नाम है उसका जर्मनी। उसके बगल में एक देश है नीदरलैंड और उसके नीचे है बेल्जियम। तो नीदरलैंड की जो राजधानी है कोपेनहेगन, ठीक है, वहीं पे हमारा मीटिंग हुआ, ठीक है। रोटरडैम में हुआ, बेसिकली नीदरलैंड में ही है, ठीक है। तो वहीं पे मीटिंग होता है, डेनमार्क का सॉरी राजधानी है कोपेनहेगन, नीदरलैंड का जो जगह है, ठीक है। नीदरलैंड के निवासी को हम लोग डच बोलते हैं। तो वहाँ पे एक जगह है रोटरडैम, वहीं पे आपका वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हुआ। हाइड्रोजन बहुत ही अच्छा क्लीन एनर्जी है, और हाइड्रोजन बनता है कैसे, पानी का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो H2 बनता है और O2 बनता है, और H2 हम लोग फ्यूल के रूप में यूज़ कर लेंगे, और O2 बहुत ही अच्छा है, वो है हमारा, ऑक्सीजन चाहिए सबको, तो इसलिए क्लीन एनर्जी इसको बोला जाता है। तो उसको प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट होता है 2024 में रोटरडैम नीदरलैंड में, ठीक है। उसके बाद बोन कॉन्फ्रेंस होता है क्लाइमेट चेंज को लेके। बोन कहाँ है दोस्तों, जर्मनी में।
फिर भूटान में एक मीटिंग होता है जिसका नाम होता है सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा भूटान में है। भूटान जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है, बिटवीन द, एक तरफ है नेपाल, सॉरी एक तरफ है इधर नेपाल, दूसरी तरफ है नेपाल तो इसमें है ही नहीं, एक तरफ है पाकिस्तान, ये क्या बोलते हैं उसको, चाइना, और दूसरी तरफ है इंडिया, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, समझ में आया। तो ये हो गया भूटान, उसके बगल में इधर सिक्किम है, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक, और नीचे असम है, ठीक है। भूटान का सीमा रेखा जो है वो आपका वेस्ट बंगाल से भी टच करता है, ठीक है। तो भूटान में मीटिंग हुआ जिसका नाम है सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप, ठीक है, भूटान में होता है। उसके बाद सऊदी अरेबिया में एक मीटिंग होता है कॉप जो 16 होता है यूएनसीसीडी का, सीसीडी मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए यूएनसीसीडी का मीटिंग। यूएनसीसीडी का स्थापना जो है 1992 में पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 में, तो उस समय बना था यूएनसीसीडी। तो उसका 16वां मीटिंग जो जनरली, इसका मीटिंग 2 साल में जनरली एक बार होता है, तो उसका जो मीटिंग हुआ है मतलब वो आपका कहाँ हुआ है, तो मीटिंग हुआ है आपका सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया आप देख सकते हो, एक तरफ इसका पर्शियन गल्फ है, दूसरी तरफ रेड सी है, इसका सीमा रेखा यमन से है, ओमान से है, ठीक है, और आपका इधर जो है इराक है, ठीक है, और ईरान के साथ इसका जो है बॉर्डर वो साझा नहीं होता है, और इधर जो है वो आपका क्या है, जॉर्डन है, ठीक है, और इधर आपका थोड़ा सा इजिप्ट के साथ तो नहीं है, इजराइल के साथ भी थोड़ा सा सीमा मतलब, तो उसके नीचे है आपका कौन जो है, देखिए ये हो गया सऊदी अरेबिया, इसका सीमा रेखा इराक के साथ है, ठीक है, जॉर्डन के साथ है, इजराइल के साथ तो हम बोल सकते हैं हल्का सा टच करता है थोड़ा सा एकदम, और यूएई के साथ है, ओमान के साथ है, यमन के साथ है, कतर के साथ इसका सीमा है, बहरीन के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है ये। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, वहाँ पे एक मीटिंग होता है UNFCCC का, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका मीटिंग जनरली साल में एक बार होता है। उसका 29वां मीटिंग जो होता है वो अजरबैजान बाकू में हुआ है, ठीक। उसके बाद UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, UNCBD बोलते हैं इसको। तो इसका 16वां मीटिंग जो हुआ है वो कोलंबिया ये है, कोलंबिया देश है, एक तरफ है पनामा, दूसरी तरफ है वेनेजुएला, इधर है आपका जो है पेरू, और ये है आप जो है इक्वाडोर है, ठीक है, और ये आपका पेरू है, और ये ब्राज़ील है। तो इसके साथ सीमा ये सब साझा करता है 4 देश के साथ, 1 2 3 4, ठीक, और इधर एक 5वां देश हो गया पनामा को लेके। तो वहाँ पे मीटिंग हुआ काली में, कोलंबिया में, ठीक है, UNCBD का, कम बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। उसके बाद चौथा मीटिंग होता है जिसको INC4 बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन प्लास्टिक ट्रीटी के लिए, ओटावा कनाडा में होता है, ये है कनाडा, ठीक है। इसका सीमा रेखा आप देखो, मैक्सिको, इधर आपका अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका के साथ साझा करता है, बस एक ही इसका सीमा, किसी देश के साथ कनाडा का सीमा रेखा नहीं है, ठीक है। ये सीमा रेखा का क्या नाम है बताओ, कनाडा और अमेरिका के बीच में जो बाउंड्री है उसका क्या नाम है बताइए। तो वहाँ पे मीटिंग हुआ है कनाडा में, चौथा प्लास्टिक, यूनाइटेड नेशन प्लास्टिक ट्रीटी का चौथा मीटिंग हुआ है, सरकारी मीटिंग, इसको INC4 बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। तो याद रखिएगा ये जो प्लास्टिक ट्रीटी है वो इंटर गवर्नमेंटल यूनाइटेड नेशन का ट्रीटी है, ठीक है ना, याद रहेगा ना, ठीक है। न्यू दिल्ली में भारत में मीटिंग हुआ था, दूसरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ ग्रीन हाइड्रोजन को लेके। ग्रीन हाइड्रोजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हाइड्रोजन 3 टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है ग्रीन हाइड्रोजन, एक होता है आपका ब्लू हाइड्रोजन, एक होता है ग्रे हाइड्रोजन, और भी टाइप है, ब्राउन हाइड्रोजन होता है। तो ये सारा हमने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो कोई अब दोबारा से हमने UPSC का मॉक टेस्ट भी स्टार्ट किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। अभी तक हम लोग उसमें से 380 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज सब चीज़ों को रिवाइज किया जा रहा है। हमारा टारगेट है कि प्रीलिम्स के पहले तक 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन को कर लेने का, ताकि आपको प्रीलिम्स निकालने में 1% भी डाउट नहीं होगा, बस उतना आप कर लो। और बेसिक जो बुक्स है जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, और हमने जो पढ़ाया भी है उसको बार बार आप कर लीजिए, आपका प्रीलिम्स आसानी से निकल जाएगा। और क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, तो इसको सीरीज़ को ज़रूर देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है, और टाइम टू टाइम उस पर वीडियो लेक्चर जो है अपडेट करके हम डाल देते हैं। तो उसके बाद कोची हमारा जो केरला में है, वहाँ पे 26वां कमेटी हुआ है, किस पे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे, CEP कमेटी ऑन द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का मीटिंग हुआ है। और 46वां अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हुआ है, ठीक है, कहाँ पे हुआ है भाई, कोची में हुआ है, याद रखिएगा। तो ये हो गया कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मीटिंग। अब हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ
देखते हैं न्यूज़ जो आपका प्लेस से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट प्लेस से रिलेटेड। तो वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। तो इस्यूल्ट न्यूज़ था जो फ्रांस में है। इस्यूल्ट क्या हो रहा है वहाँ पे? यहाँ पे हम लोग विश्व का सबसे पावरफुल जो है एमआरआई स्कैनर बना रहे हैं। एमआरआई स्कैनर क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर। इस चीज़ में पेट वेट का स्कैनिंग करते हैं ना, एमआरआई स्कैन, वो वाला, ठीक है। इससे क्या होगा, ह्यूमन बींग्स का हम लोग इमेज जो है, पूरा इमेज वो ले पाया। वो इतना बड़ा स्कैनर है कि और पावरफुल है कि फर्स्ट इमेज ह्यूमन ब्रेन का हुआ है। किसका? मानव के ब्रेन का होता है एमआरआई, ये सब और भी बहुत सारी चीज़ों का होता है। तो कहाँ है वो? इसूल्ट फ्रांस में है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रांस है। इसकी बॉर्डर आप देखोगे तो एक तरफ आपका जर्मनी है, इधर आपका स्पेन है, और यहाँ पे छोटे छोटे कुछ देश हैं, है ना। जैसे नीदरलैंड का सीमा फ्रांस के साथ नहीं है। किसका सीमा है? बेल्जियम का सीमा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसूल्ट में हुआ है। उसके बाद ब्लाइंड साइट, ठीक है। तो न्यूरालिंक न्यूरालिंक कंपनी है, उसने ब्लाइंड साइट के नाम से एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है। वो क्या करेगा? उसको ब्रेक थ्रू डिवाइस मिला है, स्टेटस मिला है यूनाइटेड नेशन FDA के द्वारा, फूड एंड ड्रग एसोसिएशन के द्वारा। मकसद यही है कि जो अंधे पेशेंट हैं, ठीक है, या फिर जिनका बचपन से ही आँख नहीं है, उनको आँख दिलवाने के लिए ये ब्लाइंड साइट प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, मतलब ब्रेन को आँखों से कंप्यूटर से जोड़ देंगे, और जैसे जैसे मतलब कुछ काम इस तरह से करेगा कि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। और उसी तरह से एक F-16 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल जो है 4th जनरेशन का फाइटर जेट विस्टा जो है वो यहीं पे आपका हुआ है। कहाँ पे? अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक है उसका अलास्का, दूसरा है आपका क्या? मेनलैंड अमेरिका, ठीक है। सर्न प्रोजेक्ट है दोस्तों, फुल फॉर्म है सर्न का, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। तो स्विट्ज़रलैंड में हम लोग न्यूक्लियर रिसर्च के लिए सर्न जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था को बना रहे हैं, ताकि हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स में रिसर्च हो सके। तो स्विट्ज़रलैंड आपको पता है ये आपका जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। मैं वर्ल्ड मैप में मैंने जो दिया है आपको, बार बार उसको देखिए, आपको याद रहेगा। फिर आइवरी कोस्ट, ये आपका आइवरी कोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आइवरी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हाथी का दांत का यहाँ पे तस्करी होता था, इसलिए आइवरी मतलब हाथी का दांत होता है। अंग्रेज के टाइम और होता था, यूरोपियन के टाइम, इसलिए उसका नाम आइवरी कोस्ट पड़ गया। यहाँ पे R21 मैट्रिक्स M के कारण ये न्यूज़ में था। ये पहला देश बन गया है आपका आइवरी कोस्ट जिन्होंने मलेरिया वैक्सीन बच्चों को देगा 2 साल से नीचे के लिए। उसको वैक्सीन का क्या नाम है? R21 मैट्रिक्स M, ठीक है। उसके बाद आर्टेमिस एकॉर्ड अर्मेनिया का है, वो न्यूज़ में था। अर्मेनिया 43वां देश बना है जो आर्टेमिस एकॉर्ड को ज्वाइन किया है। आर्टेमिस एकॉर्ड क्या है? नासा के द्वारा इसको बनाया गया था 2020 में, और नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल है, इसमें बाध्यकारी प्रिंसिपल नहीं है। ताकि सिविल स्पेस का एक्सप्लोरेशन अच्छे से किया जा सके, उसके लिए। सिविल मतलब नागरिक जो अंतरिक्ष मतलब ये जो है एक्सप्लोर कर पाएँ अच्छे से, और 21st सेंचुरी में मतलब मिलिट्री यूज ना करे स्पेस का, उसके लिए ही है। आर्टेमिस एकॉर्ड नासा ने बनाया था, आर्मेनिया ने इसको ज्वाइन किया है। तो आर्मेनिया देखो लैंड लॉक्ड कंट्री है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो है डिस्प्यूट चलता है। तो ये आर्मेनिया है और उसके बगल में अजरबैजान है। आर्मेनिया का जो बॉर्डर है वो कुछ देशों के साथ साझा करता है। तो देखिए ये आर्मेनिया है, इसका बॉर्डर किसके साथ है? इसका बॉर्डर देखो अजरबैजान के साथ है, ठीक। इसका बॉर्डर देखो ऊपर में जॉर्जिया के साथ है। इधर इसका बॉर्डर जो है आप देखिए तुर्की के साथ है, ठीक है, तुर्की के साथ है। थोड़ा सा जो और किसी के साथ इसका बॉर्डर नहीं है, ठीक है, राइट। तो तुर्की के साथ है इसका बॉर्डर, जॉर्जिया के साथ है, और अजरबैजान के साथ बॉर्डर है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आर्मेनिया का जो बॉर्डर है क्या ईरान को टच करता है? यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है टच करने का, लेकिन क्या करता है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आर्मेनिया जो है क्या उसका बॉर्डर ईरान के साथ टच करता है। तो आर्मेनिया में ही मीटिंग हुई है और आर्मेनिया ने ज्वाइन किया है आर्टेमिस एकॉर्ड। उसके बाद H-70 जो चाइना के द्वारा विश्व का पहला हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग टोकामैक है डिवाइस H-70, उसको बनाया गया है, ठीक है। ये वर्ल्ड का और प्लस वर्ल्ड का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहाँ पे थोरियम मोल्टेन सॉल्ट का प्रयोग हम लोग करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए, वो भी जो है चाइना ने गोबी डेजर्ट में लॉन्च करेगा 2025 में, ठीक है। तो ये भी जो है याद रखिए। टोकामैक एक तरह का डिवाइस होता है जिसमें फास्ट मूविंग हम लोग न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को रोटेट करते हैं और सुपर कंडक्टिविटी को जनरेट करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको टोकामैक बोला जाता है। तो चाइना उसको जो है बनाया है और H-70 उसका नाम रखा है। फिर
लिग्नोसैट जो जापान का है, वो न्यूज में था। क्या है लिग्नोसैट? लिग्नोसैट है जो है लकड़ी का बना हुआ पहला सेटेलाइट है, जापान ने बनाया है। और ये सेटेलाइट स्टडी करेगा कि किस तरह से लकड़ी जो है स्पेस में, जब हम लोग लकड़ी का सेटेलाइट भेजेंगे तो उसका उस पर बाहर के एटमॉस्फेयर का क्या रिएक्शन होगा, ताकि स्टडी करके हम लोग फ्यूचर में लकड़ी का उपकरण बना सके जो डिग्रेडेबल होगा, तो उसको हम लोग टैकल करना आसान होगा। क्योंकि स्पेस में बहुत ज़्यादा स्पेस डेबरी, इसको डेबरिस लिखते हैं लेकिन डेबरी पढ़ते हैं। डेबरिस मतलब होता है कचरा, स्पेस के कचरा का, जो हम लोग सेटेलाइट भेजते हैं वो कुछ समय बाद यूज होना बंद हो जाता है, क्योंकि उसका लाइफ टाइम होता है, उसका बैटरी ख़त्म हो गया या फिर और भी किसी कारण से, या काम करना बंद कर दिया, तो स्पेस में वो घूमते रहता है, तो वो नुकसान करता है आने वाले सेटेलाइट को, प्लस कम्युनिकेशन भी हमारा अफेक्ट पड़ता है। इसलिए जापान लिग्नोसैट सेटेलाइट लिंक लॉन्च कर रहा है, जो लकड़ी का है, जो देखेगा कि फ्यूचर में अगर हम स्पेस का में लकड़ी का सेटेलाइट यूज करते हैं तो उस पर क्या रिएक्शन होता है लकड़ी का। ठीक है। फिर के स्टार, क्या है भाई के स्टार? तो ये साउथ कोरिया के द्वारा बनाया गया टोकामेक एडवांस रिसर्च है भाई। पार्टिकल फिजिक्स को हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि जहाँ पे हम लोग टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। जितना सूर्य का कोर का टेम्परेचर होता है, सूर्य के कोर का टेम्परेचर मिलियंस में होता है, तो उसके 7 गुना ज़्यादा टेम्परेचर हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, और हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कराएंगे। तो सेम आपका यहाँ भी जापान जो है, चाइना जो है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए टोकामेक बना रहा है स्टडी करने के लिए, और यहाँ पे के स्टार के नाम से साउथ कोरिया भी बना रहा है। अगर साउथ कोरिया के बारे में देखेंगे तो साउथ कोरिया का बॉर्डर सिर्फ एक देश के साथ है, वो है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया। बाकी एक तरफ इसके पास देखोगे तो येलो सी है, दूसरी तरफ ईस्ट चाइना सी है। ठीक है, और बाकी मैरीटाइम बॉर्डर इसके साथ जापान के साथ भी ये शेयर करता है। फिर साउथ अफ्रीका देखो यहाँ पे है हेरिटेज ह्यूमन जीनोम एडिटिंग, हम लोग प्रोजेक्ट हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग प्रोजेक्ट जो है वो अलाउ किया है साउथ अफ्रीका। वो पहला देश बना है जो अलाउ करेगा हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग। क्या है ये? इसमें HHG मतलब हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग में क्या होगा, इसमें हम लोग जो है जर्मलाइन सेल, जिसे स्पर्म है, एग्स है और एम्ब्रायो में हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, ताकि जो बच्चा जन्म ले रहा है उसमें वो वाला चेंज आ जाए। अभी हम लोग सोमैटिक सेल में एडिट करते हैं। सोमैटिक सेल मतलब बॉडी सेल। एक बार बच्चा बन गया तो उसके बाद उस बच्चे के सेल में, मतलब सोमैटिक सेल मतलब क्या होता है, जो सेल रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है। रिप्रोडक्टिव सेल होता है एग और स्पर्म, यही दोनों रिप्रोडक्टिव सेल है। इसमें चेंज अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग, क्योंकि यहीं से ना हेरिडेटरी से जाएगा, डीएनए से द्वारा नया ऑफस्प्रिंग में, बच्चे माँ से बच्चे में या बाप से बच्चे में। तो वो चेंज कब होगा? जब हम लोग एग या स्पर्म में चेंज करेंगे, जिसको जर्म लाइन सेल बोलते हैं। ठीक। और सोमैटिक सेल में क्या होता है, हम लोग बॉडी का बाकी का जो सेल होता है एग और स्पर्म में, उसमें हम लोग चेंज करते हैं। तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इनहेरिट जनरली नहीं करता है, क्योंकि इनहेरिटेबल होता है। इसीलिए हम लोग हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग किए हैं। जो हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल है, जिसको जर्म लाइन सेल होता है, उसमें हम लोग एडिटिंग करेंगे, ताकि जो अल्टरेशन हो, जो हम लोग चेंज कर रहे हैं, वो ऑफस्प्रिंग से ही ट्रांसफ़र होकर आगे चला जाए। फिर इंडिया से रिलेटेड साइंस एंड टेक का न्यूज़ देखते हैं। एनालॉग स्पेस मिशन लद्दाख में, भारत जो है एनालॉग, ये आपका पता है आपको, ये लद्दाख है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ये आपका POK है। ठीक है, ये आपका लद्दाख है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है। तो यहाँ पे हम लोग लद्दाख में जो है आपको भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च किए हैं लेह में, जिसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं कि लूनर चांद का जो मिशन है उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने इसको उद्घाटन किया है, मेजर एटॉमिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट को हेनले लद्दाख में। ठीक है, और विश्व का ये दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप होगा, और एशिया का सबसे बड़ा पहला टेलीस्कोप होगा। वहाँ से हम लोग लूनर चांद को देखेंगे। ठीक है, वो एनालॉग स्पेस मिशन है। उसके बाद गुजरात डिक्लेरेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे WHO ने जो है लॉन्च किया है गुजरात डिक्लेरेशन। उसमें पहला WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हुआ है। ट्रेडिशनल मतलब जो परंपरागत दवाइयाँ हैं, जो हम लोग परंपरा से हल्दी यूज़ करते हैं, नीम यूज़ करते हैं, चंदन यूज़ करते हैं, तो उसके प्रमोट करने के लिए WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट लॉन्च किया है जी। और गुजरात में, इसलिए इसका नाम गुजरात घोषणा पत्र या गुजरात डिक्लेरेशन हुआ। दक्ष प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है, IIT बॉम्बे इसको कर रहा है। मकसद यही है कि जो एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेस है, जो एक्सप्लोजन होता है, मतलब जो आपका सुपरनोवा बनता है, बिग बैंग होता है, कैसे होता है, क्या हो रहा है, क्या उसमें चेंज हो रहा है ना, तो उसको हम लोग
हाई एनर्जी स्पेस टेलीस्कोप से, स्पेस में टेलीस्कोप होगा, उसके द्वारा उस में को पढ़ेंगे, उसको दक्ष प्रोजेक्ट बोलते हैं, आईआईटी बॉम्बे ने किया है। कार्बन फाइबर के कारण कर्नाटका न्यूज में था, ठीक है। यहाँ पे बनाया गया है सेंटर फॉर कार्बन फाइबर एंड प्री प्रेग्स एट न्यूक्लियर एरोस्पेस जो लेबोरेटरी है बेंगलोर का, इसरो के अंदर, उसने यहाँ पे बनाया गया है। कार्बन फाइबर बहुत ही पतला जो है ग्रेफाइट का एक फॉर्म होता है। कार्बन का जो एलोट्रोप है बहुत ही पतला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन इसका फिलामेंट होता है कार्बन का। हाई एनर्जी इसमें हम लोग ले सकते हैं, इसका डिस्टॉर्शन उतना नहीं होता, लेकिन अब खर्चा है इसको बनाने में, ठीक है। और रिसर्च ये देख रहा है कि न्यूरोफॉर्मिक कंप्यूटिंग में भी इसको जो है सफलता मिला है। न्यूरोफॉर्मिक कंप्यूटिंग क्या होता है, इसको हम लोग न्यूरोफॉर्मिक इंजीनियरिंग वो बोलते हैं। ये ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन को कॉपी करके काम करता है, उसको न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग बोलते हैं। जिस तरह हमारा ब्रेन सोचता है, काम करता है, उसी आधार पे हम लोग डेवलप कर रहे हैं एक मशीन के रूप में, उसको न्यूरोफॉर्मिक कंप्यूटिंग हम लोग बोलते हैं। अब देखिए दिल्ली में न्यूज में था, क्यों दिल्ली में न्यूज में था, क्योंकि दिल्ली में हम लोग परम रुद्र जो है एक सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जो वेदर और क्लाइमेट को रिसर्च करेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में अरुणिका हम लोग जो है डेवलप कर रहे हैं, वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है, ठीक है। इससे हम लोग साइक्लोन वाइक्लोन को प्रेडिक्ट कर पाएंगे, अरुणिका, ठीक है। और अर्का भी हम लोग ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये भी आपका स्टडी करने के लिए है, वेदर को, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है। उड़ीसा में हम लोग जो है स्मार्ट सिस्टम लेके आ रहे हैं। इससे हम लोग उड़ीसा में बहुत ज़्यादा आपको क्या आता है जो है, तो टॉर्पीडो को डेवलप करने के लिए यहाँ पे हम लोग उसको डिलीवर करेंगे, है ना। ये नेक्स्ट जनरेशन है मिसाइल बेस्ड लाइट टॉर्पीडो। टॉर्पीडो एक तरह का समझ लो अंडर वाटर, या पानी के अंदर से हम लोग मिसाइल छोड़ते हैं ना, सबमरीन के द्वारा या नाव से, तो उसको जनरली सबमरीन से ही, तो उसको टॉर्पीडो बोला जाता है। तो उसके लिए हम लोग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं उड़ीसा में, उसको स्मार्ट सिस्टम बोला गया है, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है उड़ीसा में, वहीं से उसको लॉन्च किए हैं। उड़ीसा में ही हम लोग भारत का पहला जो है सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी बना रहे हैं। उसके बाद जिसको हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड को हम लोग कार्बोरंडम भी बोलते हैं, ठीक है। ये हार्ड क्रिस्टलाइन प्रोड्यूस्ड क्रिस्टलाइन मतलब हार्ड कंपाउंड होता है। और इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, तो सिलिकॉन और कार्बन कंपाउंड को हम लोग आर्टिफिशियल रूप से, मतलब सिंथेटिकली रूप से रिएक्शन कराते हैं, और हम लोग उसको बनाते हैं क्या, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरंडम भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बैटरी और बहुत सारा चीज़ों में ये यूज होता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में स्पेडेक्स हम लोग लॉन्च किए हैं। स्पेडेक्स क्या है, स्पेडेक्स स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है। इसरो ने लॉन्च किया है, स्पेडेक्स स्पेस क्राफ्ट है। किसके द्वारा लॉन्च किया है, PSLV C-60 हमारा जो सेटेलाइट है लॉन्च व्हीकल, उसके द्वारा हम लोगों ने एक सेटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है स्पेडेक्स, ठीक है। और कहाँ से किए हैं, श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, जो पुलिकट जो झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, ठीक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोगों ने उसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और मकसद वही था कि एक साथ दो स्पेस क्राफ्ट को कैसे हम लोग जोड़ देंगे स्पेस में, ठीक है। उसके लिए ये स्पेडेक्स मिशन है सेटेलाइट को जोड़ने का। इससे क्या होगा, सेटेलाइट को जब हमारा स्पेस में जोड़ पाएंगे, तो हम लोग जो भारत सोच रहा है कि हमारा खुद का स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में हो, ठीक है, तो वो हम बना सकते हैं। उसके बाद रोमी 1 जो है आपका तमिलनाडु में मिशन लॉन्च किया गया है। मिशन नहीं है बेसिकली, ये इंडिया का रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। रोमी 1 नाम है। रीयूजेबल मतलब इस हाइब्रिड रॉकेट को हम लोग दोबारा यूज कर पाएंगे, ठीक है। और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी जो बोर्ड है उसने परमिशन दिया है तमिलनाडु में कि तमिलनाडु में भारत का पहला जो है PFBR बनेगा, इंडिजीनियसली प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसके द्वारा एनर्जी हम लोग जनरेट करेंगे, ठीक है, वो यूज करेंगे। प्लूटोनियम ये सब इसमें यूज होता है। उसके बाद IIT मद्रास जो है, मद्रास तमिलनाडु में ही है। IIT मद्रास जो है यहाँ पे एक अग्निकुल कॉस्मोस जो एक संस्था है उसने लॉन्च किया है हमारा वर्ल्ड का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, जिसका नाम है अग्निबाण या सोरटेड। उसको लॉन्च किया गया है, बनाया है मतलब किसने, तो IIT मद्रास ने बनाया, तो याद रखिएगा। अब हम लोग आर्ट एंड कल्चर से कुछ रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। पहला है टेम्पल। तो गांधी सरोवर या केदारनाथ मंदिर जो है वो न्यूज़ में था। केदारनाथ मंदिर आपको पता है इसको किसने बनाया था, तो शंकराचार्य ने इसको बनाया था, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भूस्खलन हुआ, एवलांच आया, जिसके कारण हमारा गांधी सरोवर, जिसको हम लोग
छोरा बाहरी ताल बोलते हैं, केदारनाथ मंदिर के नज़दीक है, उस पर कोई कारण उस पर डैमेज हुआ है। फिर जोशीमठ, जो हमारा ज्योतिमठ या जोशीमठ उत्तराखंड में, सेंटर ने अप्रूव कर दिया उत्तराखंड की गवर्नमेंट को कि जोशीमठ का हम लोग जो है तहसील का नाम चेंज करके ज्योतिर्मठ रखेंगे, तो ठीक है। उसके बाद कामाख्या मंदिर आसाम में है, यहाँ पे हर साल जो है अम्बुबाची मेला होता है और माँ कामाख्या का पूजा होता है, और जिनको बेबी नहीं होता है वो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जाने से उनको मनोकामना पूरी हो जाती है। उसके बाद उड़ीसा में हमारा जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है। रत्न भंडार जो है, क्या है रत्न भंडार, तो जगन्नाथ मंदिर का जो क्या बोलते हैं उसको, खजाना है, ठीक है, जो पिछले मतलब अभी 46 साल बाद खुला है, रत्न भंडार उसका नाम है। वो कहाँ है, श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में, यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ का पूजा होता है और रथ यात्रा भी फेमस है इसका। फिर आंध्र प्रदेश में एक मंदिर है, उसका नाम है संगमेश्वर मंदिर, ठीक है, और ये डूब गया था, कृष्णा नदी में बाढ़ आया था, इसलिए ये न्यूज़ में है, देखो यहाँ पे, ठीक। उसके बाद तमिलनाडु में अलागार मंदिर न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि जो वैगई नदी है, ठीक है ना, वहाँ से जो है यात्रा निकला, ठीक है, और वहाँ पे एक फेस्टिवल मनाते हैं उसका नाम है चिथिराई फेस्टिवल, वो जो है उसका ख़त्म हुआ। कहाँ पे है, तमिलनाडु में अलागार मंदिर में मनाते हैं। लॉर्ड कालाझार जो है उनके यात्रा निकला था। फिर तमिलनाडु में ही श्री माधव पेरुमल टेम्पल है, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये इसका रिपेयर और मेंटेनेंस की इसको आवश्यकता है, थोड़ा ये टूटने लगा है। फिर विरूपाक्ष मंदिर, ये सब कौन बनाया विरूपाक्ष मंदिर, ये बनाया विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने। तो हम्पी में है ये, कर्नाटक हम्पी में विरूपाक्ष का मंदिर है, ठीक है। वो अभी डैमेज हो गया है कर्नाटका में, इसलिए उसमें न्यूज़ में था। फिर कर्नाटक में ही एक मंदिर है, उसका नाम है चंद्रवली केव कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये श्री माधव पेरुमल टेम्पल के जो है गुफा है, वहीं पे ये एक शिलालेख मिला हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें लिखा हुआ है कि 1000 साल पहले कैसे जो है आपका व्यापार होता था, समुद्री व्यापार या फिर और तरह का व्यापार, वो उसके बारे में लिखा हुआ है। अभी तक वो डूबा हुआ था भवानी सागर डैम के द्वारा, लेकिन अब जो है उसका पानी उठा है, तो फिर वो जो है आपका जो है शिलालेख आया है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर जो न्यूज़ में था इस साल। कुछ पेंटिंग्स जो न्यूज़ में थे, जैसे गुजरात का बेला ब्लॉक पेंटिंग न्यूज़ में था। बेला ब्लॉक पेंटिंग आप समझते हो ना, जैसे कोई लकड़ी होता है उसमें डिजाइन लगा होता है, तो उसको हम लोग पेंट में डुबा के और छापा कपड़े उपड़े में छाप देते हैं, उसी को ब्लॉक पेंटिंग बोला जाता है, ठीक है। तो वो अभी नष्ट होने के कगार पे है, क्योंकि मतलब विलुप्त होने के कगार पे, क्योंकि कोई इसको प्रमोट नहीं कर रहा है। झारखंड में सोहराई पेंटिंग है, मोदी इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जो थे हैं व्लादिमीर पुतिन, उसको ब्रिक्स समिट जब हुआ था रसिया के कजान में, तो सोहराई पेंटिंग दिए थे। सोहराई पेंटिंग जो है वो झारखंड का ट्राइबल पेंटिंग है, ठीक है। उसके बाद इसलिए न्यूज़ में था। तमिलनाडु का जो पेंटिंग है कुमिति पट्टी रॉक पेंटिंग, पत्थर में पेंटिंग होता था, ठीक है, इसलिए वो न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ के कुछ लोगों ने इसको डैमेज कर दिया था, ठीक है, इसलिए ये पेंटिंग न्यूज़ में आया था, ठीक है, मतलब छेड़छाड़ कर दिया था पेंटिंग से। फिर माता की पछेड़ी पेंटिंग गुजरात में है, ठीक है, ये आपका रिलीजियस टेक्स्ट फॉक आर्ट है, ठीक है। और ये कलमकारी जो पेंटिंग है उड़ीसा का, उससे ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उसके जैसा ये दिखता है। माता की पछेड़ी पेंटिंग कहाँ की, गुजरात की। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग जो न्यूज़ में था। कुछ इंपॉर्टेंट जगह जो न्यूज़ में था, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का बिहार का नींव रखे हैं, ठीक है। नालंदा को इस्टेब्लिश किसने किया था, तो उसको बनाया था दोस्तों किसने, कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त जो राजा था उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था, और यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता था और यहाँ पे लोग आके पढ़ते थे। वेनसांग फाहियान भी यहाँ पे विजिट किया था, ठीक है। बहुत पुराना मंदिर मतलब ये बनाया गया है। और इत सिंह भी इसमें आया था, और इसमें जो है बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा, हीनयान शाखा, महायान शाखा सबका पढ़ाई वढ़ाई होता था। एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, ये सब का पढ़ाई होता था, और बहुत सारे लोग इसमें पढ़े हैं, जैसे आर्यभट्ट वार्यभट्ट, बहुत सारे लोग इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है, वराहमिहिर, ये सारे लोग। उसके बाद चराई देव मोइदम जो है असम का, वो न्यूज़ में था क्योंकि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको जो है शामिल कर लिया गया है। चराई देव मोइदम
असम का वाइल्ड लाइफ, मतलब ये जो असम का जगह है वो, ठीक है। उसके बाद श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में नॉमिनेट किया है श्रीनगर को, ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर का राजधानी है। गुजरात का पड़ता बेट जो था वो न्यूज़ में था, बेट मतलब आइलैंड होता है, वो न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे हड़प्पा का साइट मिला है आपको कच्छ के पास, ठीक है, ये कच्छ है तो वहाँ पे मिला है। फिर गुजरात में ही लोथल न्यूज़ में था, जो लोथल आपको पता है पुर्तगाल की मदद से हम लोग यहाँ जो है बना रहे हैं कन्वे वो म्यूज़ियम बना रहे हैं, ठीक है। और लोथल आपको पता है किस लिए फेमस है, यहाँ का वाटर हार्वेस्टिंग और सी पोर्ट बहुत फेमस है, सी पोर्ट मतलब पोर्ट बहुत फेमस है ना, बंदरगाह। तो यहाँ पे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स भी हम लोग लोथल गुजरात में बना रहे हैं। फिर केरला का कोझिकोडे न्यूज़ में था क्योंकि भारत का पहला जो है यूनेस्को के ने इसको सिटी ऑफ लिटरेचर बनाया है, इसको कोझिकोडे केरला को, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु में जो किलाड़ी एक्सकेवेशन है वो न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे संगम समय का क्रिस्टल क्वार्ट्ज मिला है जो वेट के रूप में यूज होता था, मतलब क्वार्ट्ज पत्थर मिला जो तौलने के में यूज होता था, ठीक है। फिर जो हमारा श्रीकाकुलम है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ही पुराना जो है धरोहर है ये श्रीकाकुलम, उसको बचाने का बात हो रहा है इसलिए न्यूज़ में था। उसके बाद बावी कोंडा मोनास्ट्री आंध्र प्रदेश में है, उसको रिपेयर करने का बात चल रहा है। ये मोनास्ट्री है, मोनास्ट्री क्या होता था जहाँ पे बौद्ध मठ लोग भिक्षु लोग जैन भिक्षु लोग रहते थे, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट साइट्स था जो न्यूज़ में था। अब कुछ पपेट्री जो न्यूज़ में था, ठीक है, कठपुतली ये सब वो देख लेते हैं। जैसे कठपुतली लकड़ी का जो होता है ना पुतली, मतलब समझ रहे हो आप हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो राजस्थान का जो हम लोग देखते हैं ना नृत्य, वो यमपुरी जो है वो बिहार का है, असम का पुतुल नाच है, वेस्ट बंगाल का भी पुतुल नाच है, दोनों का है, ठीक है। कर्नाटका का है गोम्बई अट्टा टोगालू गोम्बई अट्टा, ठीक है। उड़ीसा का है कुंधई रावण छाया, ठीक है। आंध्र प्रदेश का है थोलू बोमलत्ता, तमिलनाडु का जो है वो है बोमलट्टम, और केरला का जो है पावाकुत्थू। ये सारा न्यूज़ में था, ठीक है। उसके बाद कुछ को जीआई टैग मिला है इसलिए वो जगह न्यूज़ में था। जैसे अगर उत्तर प्रदेश का बात बोलेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को जीआई टैग मिला है, जैसे बरेली का जरी को मिला है, ये मतलब समझ लो कि इस चांदी का या सोने के धागे से जो हम लोग बनाते हैं ना कढ़ाई वो करते हैं, तो बरेली का है जरी जरदोगी, वो न्यूज़ में था, जीआई टैग मिला है। बरेली का ही बांस से और केन से बेत से बनाया गया जो क्राफ्ट है, देखो बेत से बना रहा है, वो न्यूज़ में था, ठीक है, ये भी जीआई टैग मिला है। बनारस का तिरंगी बर्फ़ी जो है न्यूज़ में था, 3 कलर का बर्फ़ी जो दूध चीनी और केसर से बनता है। बनारस का ही जो मेटल कास्टिंग जो था, मेटल से जो बनाते थे अलग अलग लोटा वोटा या जो भी बर्तन सर्तन, वो न्यूज़ में था, वो जीआई टैग मिला है। बनारस का ही थारू जनजाति, आपको पता है बनारस यूपी में मिलता है जनजाति, वो उसका एम्ब्रॉयडरी जो है, ठीक है, वो न्यूज़ में था। उसके बाद पिलखुआ पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट जो था वो न्यूज़ में था, इसको भी जीआई टैग मिला है। ये लकड़ी और नेचुरल कलर का यूज़ करके ये पेंटिंग बनाया जाता है, तो यूपी का जीआई टैग है। वहीं गुजरात का जीआई टैग के बारे में बात करेंगे तो कच्छ का अजरक को जीआई टैग मिला है, ये भी ब्लॉक पेंटिंग है जो पत्थर में जो बनाते हैं, इसमें कपड़ों उपड़ों में बनाते हैं, जियोमेट्रिक डिजाइन का, सर्कल का, रेक्टेंगल, ये सब का बना के यूज करते हैं। उसके बाद असम में जीआई टैग जो मिला है वो है आपका, तो बोड़ो, इसको क्या पढ़ेंगे, बोड़ो गखवा, ठीक है, या गखवी। ये क्या है दोस्तों, एक तरह का खाना है, डिश है जो बोडो कम्युनिटी बनाती है असम की, ठीक है। और उससे के उसमें कौन सी फेस्टिवल बनाती है, तो बिवी सागू फेस्टिवल होता है उनका, ठीक है। तो उसके समय देखो सब्जी उब्जी मिला के खाना बनाता है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक। उसी तरह बोडो लोग का जाओ ग्वारन, ये एक तरह का माड़ी समझ लीजिए, जो अल्कोहल टाइप का जो बनता है ना चावल से, वो है, बोडो कम्युनिटी बनाती है, और इसमें अल्कोहल जो है 16% तक होता है, ठीक है। इसको भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। उसका बोडो के लिए बोडो जनजाति एक बनाती है, मतलब फर्मेंटेड फिश को फर्मेंट करके जो है एनारोबिक प्रक्रिया के द्वारा बना के उसको बॉटल में बंद कर देती है, 2-3 महीने के लिए छोड़ देती है, तो ये मछली से बनता है, उसको बोडो नफम बोलते हैं, तो इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। फिर बोडो के द्वारा बनाए गए माइब्रा जाऊ बिडवी, ये भी चावल के से बनने वाला बियर है, दारू है, उससे बनता है, ठीक है, चावल से द्वारा, ठीक है, वो उसको भी मिला है। तो कैसे पहचानोगे कि बोडो लिखा रहेगा तो अब जान जाइएगा कि भाई असम का है। तो बोडो नरजी, ये क्या है, ये भी खाना है, ठीक है, चावल को थोड़ा फर्मेंट करके बनाया जाता है। उसके बाद बोडो का अरोनई, ये कपड़ा है, ठीक है, अलग अलग कलर का होता है।
ये इसको जीआई टैग मिला है। फिर बोडो जाओ जीसी, ये भी जो है चावल के द्वारा अल्कोहल बनाया गया, ये भी मिला है जीआई टैग। फिर बोडो ओंडेला, ये आपका भी डिश है जो आपका नमक, अल्कली और जिंजर और गार्लिक से बनता है, चावल के पाउडर से, तो उससे के द्वारा है, ठीक है, चावल का करी। तो अब देख रहे हो बोडो जनजाति को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने जीआई टैग उनको दिया है, ताकि उनका जो डिमांड है बोडोलैंड का वो कम हो जाए, और वो भारत में ही रह के जो है ऑटोनॉमी को उतना डिमांड मोटा मोटी करते हुए और उनका डेवलपमेंट हो। अंडमान एंड निकोबार का भी हम लोगों ने कुछ चीज़ों को जीआई टैग दिया है, जैसे निकोबार के कनई होदी क्राफ्ट जो आपका कैनोस से बनता है, ठीक है, मतलब लकड़ी से, उसको दिया है। निकोबार का जो झोपड़ी हट, उसको भी जीआई टैग दिया है। फिर नगुवत कुक खौठा क्वथ कोकोनट, तो एक तरह का कोकोनट है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो उसका नाम है नगवात कुक क्वथा या ख्वथा कोकोनट, ठीक है। उस पर निकोबार का जो मैट है, चटाई है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद अंडमान का करीन मूसली जो चावल है उसको मिला हुआ है, बहुत अच्छा स्मेल करता है, ये सुगंध अच्छा होता है। निकोबार का तावी ए नगाह जो एक वर्जिन कोकोनट ऑयल है, जो हेल्थ और कुकिंग के लिए ज़रूरी होता अच्छा है, उसके लिए मिला हुआ है जीआई टैग। फिर पडॉक वुड क्राफ्ट, लकड़ी से बनता है क्राफ्ट, ठीक है, चावल के ये इसका लाल कलर का होता है ना, पडॉक लकड़ी से बनता है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। फिर आप देखते हैं इंडिया का मेजर जो पिलग्रिमेज कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं, गलियारा बना रहे हैं, है ना, तीर्थ स्थल, उसके बारे में, तो पंजाब में बना रहे हैं हम लोग क्या, श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर, जो इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में बना रहे हैं हम लोग राम राजा लोक ओरछा, एमपी में बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भगवान शिव को समर्पित करते हुए। उसके बाद बांके बिहारी कॉरिडोर बन रहा है मथुरा यूपी में, ठीक है, आपने वृंदावन गया होगा तो देखा होगा, इस तरह से हम लोग बना रहे हैं बांके बिहारी कॉरिडोर। उसके बाद माँ कामाख्या दिव्य परियोजना असम में बना रहे हैं, माँ कामाख्या को समर्पित करते हुए, ठीक। उसके बाद एमपी में हम लोग बना रहे हैं आपका हनुमान लोक कॉरिडोर एमपी में, ठीक है। एमपी में एक और बना रहे हैं महाकाल उज्जैन में, है ना, लोक कॉरिडोर। फिर श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर, जगन्नाथ भगवान को समर्पित करते हुए ये कॉरिडोर बना रहे हैं, ठीक है, उड़ीसा में। उसके बाद कुछ फेस्टिवल देख लेते हैं जो न्यूज़ में था, जैसे जितिया था या जीवित पुत्र, ये रखा जाता है किसके लिए, बच्चा के लिए, मतलब बाल बच्चा के कल्याण के लिए रखा जाता है, ठीक है। यूपी, एमपी, झारखंड और बिहार में होता है। असम में बोहाग या रोंगली बिहू फेस्टिवल है, ठीक है, वो न्यूज़ में था। उसके अलावा एक फेस्टिवल कर्मा फेस्टिवल न्यूज़ में था, और ट्राइबल सोसाइटी इसको मनाती है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और एमपी में, ठीक है। उसके बाद न्यूज़ में था गुड़ी पड़वा, ये आपका गोवा और महाराष्ट्र में मनता है। फिर बोहाग रोंगाली बिहू मैंने बता दिया, असम में बनता है, अप्रैल के महीने में असम के लोग मनाते हैं, ठीक है, और नया साल उनका वो होता है ये, ठीक है। सिमिलर फेस्टिवल अगर बात करें तो पंजाब में होता है बैसाखी, पुथंडू तमिलनाडु में, विशु केरला में, ये सब नया साल है उनका। वेस्ट बंगाल में होता है पहला बैसाख। गुड़ी पड़वा मैंने बताया आपको, ये आपको कर्नाटका और गोवा में होता है गुड़ी पड़वा, और तेलंगाना में भी मनाते हैं, आंध्र प्रदेश में भी, मतलब ये मनाते तो वैसे आपको हैं महाराष्ट्र में और गोवा में, हमने भी देखा था ना, महाराष्ट्र में और गोवा में, और सेम तरह का फेस्टिवल मनाया जाता है कब, और भी राज्य में, जैसे उगड़ी मनाया जाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना में चेती चांद मनाते हैं सिंधी कम्युनिटी जो होती है वो, ठीक है। नवरोज फेस्टिवल मनाते हैं या नवरे बोलते हैं इसको जम्मू एंड कश्मीर में। कर्मा फेस्टिवल मैंने आपको बताया ट्राइबल फेस्टिवल है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये सब मनाते हैं। मुंडा जनजाति, हो जनजाति, उरांव, बैगा, खरिया और संथाल लोग मनाते हैं, ठीक है। इसमें करम ट्री का पूजा किया जाता है, ठीक है, करम देवता का एक पेड़ होता है करम ट्री, उसका ये लोग पूजा करते हैं हम लोग, और डांस वांस करते हैं, मैं भी मनाता हूँ, और नाचते हैं, एकदम मज़ा आ जाता है डांस करने में। देखो ऐसे करके बीच में पेड़, कर्मा का पेड़ होता है, और चारों तरफ लेडी जेंट्स जो है वो डांस करते हैं, मैंने मतलब देखा है और थोड़ा डांस भी किया हूँ। जितिया और जीवित पुत्र फेस्टिवल जो है वो आपका मैंने बता दिया, बिहार, यूपी, झारखंड, नेपाल में जो है मनता है, ठीक है। और इसको नहाए खाए भी बोलते हैं इस फेस्टिवल को, उस दिन नहा के खाना खाया जाता है, अच्छे से रखते हैं जितिया इस तरह से। देखो इस तरह की से लेडीज़ लोग अपने बच्चों के लिए करती है, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग का मैप का जो क्लास है दोस्तों वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने जो है 1.5 क्लास के आसपास, मतलब कल का 3 घंटे का क्लास और आज का 1.5 घंटे का क्लास, पूरा आपका मैप का पोर्शन कंप्लीट होगा। आपका काम ये है कि इस वीडियो को बार बार करके आपको देखना है, समझ में आया। और साथ ही साथ इसको आप देख लीजिए। फिर कल हम लोग एक क्लास लेंगे जिसमें आपको पूरा 100 से ऊपर MCQ को करेंगे। तो इसको आप 2-3 बार देखिए, ठीक है। पूरा अच्छे से जब आपको याद हो जाएगा और वर्ल्ड का मैप जो है हमने आपको दिया है और इंपॉर्टेंट जो मैप्स हम दे रहे हैं उसको सब अच्छे से करके 4-5 बार देख लो। फिर 1-2 दिन में हम लोग एक क्लास लेते हैं 100+ MCQ का। उसके बाद वो क्लास करने में आपको बहुत ही आसान लगेगा, मज़ा आएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप ये चीज़ों को अच्छे से 2-3 बार 4 बार करके नोट्स पढ़ के रेडी करके रखिए, ठीक है। तो कोशिश तो रहेगा कि वेडनेसडे तक या फिर ट्यूसडे तक एक क्लास लेंगे जिसमें हम लोग 100 से ऊपर MCQ को करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम लोग का डेली बेसिस पे जो है आपका UPSC प्रीलिम्स के लिए MCQ का क्लास भी चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको आप ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। और ये क्लास अगर आप कर लेते हैं MCQ का और आप जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो पढ़ लीजिए, और ये मैपिंग का जो क्लास हुआ इतना अगर कर लोगे तो प्रीलिम्स निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छे से मन लगा के पढ़िए। फॉरेस्ट का भी, आप फॉरेस्ट का जो प्रीलिम्स होता है वो भी आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा हर बार वो क्रैक होता है। फॉरेस्ट सर्विस का भी प्रीलिम्स क्रैक होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए अच्छे से मन लगा के पढ़ो। गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान रखिए और अच्छा खाना खाइए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ब्रह्मचर्य में रहिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।